तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी कमाल की मंगा सीरीज के बारे में जिसने पूरी दुनिया में धूम मचा दी है। मैं बस इतना कहूंगा कि इसकी कहानी इतनी जबरदस्त है कि आपका दिमाग घूम जाएगा। और मैं आपसे बस इतना कहना चाहूंगा कि आप इसे सिर्फ 10 मिनट दीजिए, उसके बाद आपको खुद ही मजा आने लगेगा। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की पूरी कहानी। कहानी एक क्लब में शुरू हुई जहां बहुत सारे लोग आराम कर रहे थे और घूम रहे थे। एक लड़की ने एक बुजुर्ग आदमी जिसका नाम यांग था से विनती की कि वो किसी अज्ञात पेय को और पी ले। अमीर आदमी ने लड़की से पूछा कि क्या वो नाराज है क्योंकि उसने उसके बॉयफ्रेंड को छेड़ा, लेकिन ब्रूनेट ने जवाब दिया कि वो लड़का सिर्फ उसका बैकअप ऑप्शन है। थोड़ी शर्माते हुए उस शैतान ने भी जवाब दिया कि मिस्टर यांग कभी उस भिखारी की तुलना में नहीं आएंगे। लड़की को गले लगाकर इयन ने उसकी तारीफ की, कहते हुए कि ये बेकार नहीं गया कि उसने उसे महंगे कपड़े और हैंडबैग खरीदे। शर्मिंदा शैतान ने केवल इतना कहा कि इसे कहने की जरूरत नहीं क्योंकि वो ये सब पैसे के लिए नहीं कर रही। फिर भी अमीर आदमी लड़के का नाम हानो जानने की कोशिश कर रहा था क्योंकि उसने लड़की का हाथ भी छूने में सफल नहीं हुआ था। अचानक एक यंग लड़के ने क्लब का दरवाजा तोड़ दिया और पीछे सुरक्षा गार्ड फर्श पर पड़े दिखाई दे रहे थे। गुस्से में लड़के ने चिल्लाया कि यांगंग हा एक बेवकूफ जानवर है और अब उसे मरने का समय आ गया है। ये लड़के को देखकर सभी लोग बस स्तब्ध रह गए, लेकिन वही अमीर आदमी शांतिपूर्वक देखता रहा। इस लड़के में अमीर आदमी ने अभी भी वही हना को पहचाना जिसे उसने पहले मारा था। शैतान की ओर गुस्से से देखते हुए हीरो ने कहा कि यान हा अब पिछले अपमानों का हिसाब देगा। 2 घंटे पहले की घटनाएं एक 5 स्टार होटल द सेंट ऑफ नाइट रोजेज में हुई और ऐसा लग रहा है कि मेन कैरेक्टर का नाम हन्हा है जो चिंगशुई शहर में यूनिवर्सिटी के 4 ईयर्स में पढ़ रहा है। एक छोटी सी गलती के कारण उसने बेस्ट यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट स्टडी करने की अपॉर्चुनिटी मिस कर दी और आखिरकार उसे सबसे खराब यूनिवर्सिटी में पढ़ना पड़ा, लेकिन किसी तरह अपनी मेहनत से जीवित रहा। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि उसकी गॉडेस जोंग जाया, जिसे वो लंबे समय से पसंद कर रहा था, अजीब तरह से उसी इंस्टीट्यूट में दाखिला ले लिया। गॉडेस की फेवर पाने के लिए लड़के ने अपनी सारी कोशिशें की। वो सचमुच दिन रात पढ़ाई करता, अपना होमवर्क और कोर्स वर्क खुद करता ताकि किसी से पैसे ना देने पड़े। हर दिन हीरो अपनी लवर के लिए नाश्ता लाता, भले ही वो विमेन के डॉर्मेट्री में रहती थी जहां मेन का प्रवेश मना था। हन्हा ने पूरी कोशिश की और अंततः सफल हुआ। गॉडेस ने आखिरकार उसके साथ सैर पर जाने के लिए हामी भरी। सैर के दौरान मेन कैरेक्टर ने लड़की का हाथ भी छूने की कोशिश की और सावधानी से उसे अपने हाथों से छूने की कोशिश की, लेकिन लड़की को यह व्यवहार बिल्कुल पसंद नहीं आया और उसने हन्हा को खुद को नियंत्रित करने का आदेश दिया क्योंकि वो ऐसी नहीं थी। इस प्रतिक्रिया से लड़का बहुत परेशान हुआ क्योंकि उसने कभी नहीं सोचा था कि उसकी गॉडेस उसे हाथ पकड़ने का मौका भी नहीं देगी। अगले महीने जोंग जाया का जन्मदिन था और उसे थोड़ा धैर्य रखना पड़ा ताकि वो अपनी लवर के लिए सबसे ब्रांडेड हैंडबैग खरीद सके और उसे खुश कर सके। अचानक मेन कैरेक्टर ने दूसरे कमरे से सुना कि कोई लड़की किसी मिस्टर यांग हा से बात कर रही है। अपनी जिज्ञासा के कारण लड़के ने यह देखने का फैसला किया कि कमरे में वास्तव में क्या हो रहा है, क्योंकि उसे लगा कि कोई मजे कर रहा है। हालांकि यंग लड़के की आश्चर्यजनक बात यह थी कि उसने अपनी लवर को अमीर आदमी के साथ मजे करते देखा। उस समय मेन कैरेक्टर बहुत शर्मिंदा हुआ क्योंकि उसने कभी नहीं सोचा था कि उसकी लवर ऐसा करेगी। हन्हा ने देखा कि शैतान उसकी लवर को परेशान कर रहा है और तुरंत उसे बदला लेने की इच्छा हुई। जब हन्हा ने अपनी गॉडेस के धोखे को देखा तो उसकी दुनिया तुरंत ध्वस्त हो गई। वो जो देख रहा था उस पर विश्वास नहीं कर सकता था। दरवाजा तेजी से खोलते हुए लड़का कमरे में घुसा और ये पता लगाने का फैसला किया कि इस जोड़े ने होटल के कमरे में क्या किया। अपनी सिर घुमाते हुए जोंग जाया समझ नहीं पाई कि हन्हा आखिरकार इस होटल में कैसे पहुंच गया। अपनी लवर का हाथ पकड़ते हुए लड़के ने तुरंत कहा कि उन्हें तुरंत यहां से निकलना होगा। अमीर आदमी को यह व्यवहार पसंद नहीं आया और उसने यंग लड़के को अपनी पूरी ताकत से पेट में मारा। इस मजबूत प्रहार से हीरो तुरंत कई मीटर दूर उड़ा और सीधे दीवार से टकराया। इस प्रभाव से चोट काफी गंभीर थी और फिर वो सीधे फर्श पर गिर पड़ा, जिससे हन्हा का सिर जोर से टकराया। हालांकि यंग लड़का दर्द में था, शैतान ने उसके सिर पर पैर रखकर उसे और भी ज्यादा अपमानित किया। अहंकारी शैतान ने पूछा, पप्पी तुम यहाँ कहाँ से आए? ये नाराज था क्योंकि उसका समय बाधित हुआ था और अब वो गुस्से में था। फर्श से उठने की कोशिश करते हुए यंग लड़के ने चिल्लाया कि वो जोंग का बॉयफ्रेंड है। ये सुनिश्चित करने के लिए बुजुर्ग आदमी ने महिला से पूछा कि क्या ये सच में ऐसा है। शैतान ने अमीर आदमी की ओर देखा और जोर से बोलते हुए उसने कहा कि वो मिस्टर यंग हा की प्रॉपर्टी है। इसके थोड़ी ही देर बाद वो दोनों होटल के कमरे से निकल गए और यंग लड़के अकेला रह गया। मुट्ठी भींचते हुए लड़के के अंदर गजब का गुस्सा भर गया और वो बदले के बारे में सोचता रहा। उसकी नाक से पानी बहने लगा और वो लगभग रोने ही वाला था क्योंकि वो पूरी तरह से निराश था। यही वो पल था जब मेन कैरेक्टर ने वहीं खड़े होकर ठान लिया कि वो इस कपल से हर चीज का हिसाब जरूर लेगा। कुछ समय बाद रात के समय शहर की सड़कों पर घटनाएं जारी थीं। जमीन की तरफ देखते हुए यंग लड़के को अंदाजा भी नहीं था कि आगे उसके साथ क्या होने वाला है। वो बस बदले की प्लानिंग में डूबा हुआ था। तभी अचानक किसी ने हा के सिर पर पानी डाल दिया और उसका दिन और भी खराब हो गया। एक नाराज मैडम चिल्लाने लगी कि ये रात का समय है और यहाँ खड़े रहने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि उसे पूरा हक है कि वो फुटपाथ पर पानी फेंके।
लेकिन तभी उसके पीछे एक ओल्ड मैन आया और उसने नोटिस किया कि ये यंग बॉय बहुत उदास दिख रहा है। पता चला कि ये ओल्ड मैन लक में स्पेशलिस्ट है और सिर्फ 100 यूएन में वो हानाओं की सारी नेगेटिव कर्मा को साफ कर सकता है। हान ने उस ओल्ड मैन को देखकर समझ लिया कि वो एक भिखारी है, लेकिन फिर भी उसे उस पर तरस आ गया क्योंकि इतनी रात को भी वो पैसे मांग रहा था। हान ने अपना आखिरी पैसा देते हुए कहा कि उसके पास सिर्फ 10 यूए हैं और कुछ नहीं। बोतल में मौजूद चीज पीने के बाद ओल्ड मैन ने हान से आखिरी पैसा छीन लिया और कहा कि वो फिर भी उसे डिस्काउंट देगा। अचानक उस अजीब ओल्ड मैन ने पूरी ताकत से हां की गर्दन पर हाथ से वार कर दिया। ये वार सच में दर्दनाक था और पता चला कि इसकी वजह से हां की गर्दन में कोई अजीब सा डिवाइस इम्प्लांट हो गया है। ये अजीब डिवाइस चमकीले पीले रंग की रोशनी दे रहा था और साफ लग रहा था कि ये हमारी धरती का नहीं है। इन घटनाओं के बाद हन्हा ने अपने घावों का तेजी से भरना महसूस किया और उसके अंदर किसी तरह की अजीब सी ताकत का उभार हुआ। ओल्ड मैन की तरफ देखते हुए लड़के ने फिर भी ये पता लगाने की कोशिश की कि वो कौन है, लेकिन ओल्ड मैन ने कोई जवाब नहीं दिया और खुश था कि अब वो अपने लिए एक ड्रिंक खरीद सकता है। आसपास देखते हुए हन्हा ने नोटिस किया कि उसके सामने किसी तरह का अजीब मेन्यू खुल गया है जिसमें उसके बारे में इन्फॉर्मेशन लिखी हुई थी। एक अजीब सा आंख का साया भी उसके सामने प्रकट हुआ। उस क्रीचर ने कहा कि हन्हा शायद कोई लूजर है और ये साफ है कि वो कितना कमजोर है। उस अदृश्य क्रीचर ने पूछा कि क्या वो इस कमजोरी से छुटकारा पाना चाहता है। इसके थोड़ी ही देर बाद सिस्टम लोड होना शुरू हो गया। ये पहले ही 50% तक पहुंच चुका था। आखिरकार सिस्टम सफलतापूर्वक लोड हो गया और तुरंत एक नई सिस्टम नोटिफिकेशन आ गई। डाउनलोड पूरा हुआ, होस्ट के साथ फ्यूजन हो गया और स्ट्रॉन्गेस्ट इमॉर्टल सिस्टम सफलतापूर्वक हासिल हो गया। क्या हो रहा है ये न समझते हुए मेन कैरेक्टर ने कुछ अजीब आवाजें सुनी और अपने सामने कुछ नोटिफिकेशंस देखी। सिस्टम को ऐसा महसूस हुआ कि उस ओल्ड मैन ने फिर से उसके लिए किसी बेवकूफ को चुन लिया है, लेकिन हन्हा इससे सहमत नहीं था और उसने कहा कि उसका सामने वाला खुद ही बेवकूफ है। वो अजीब सा जीव आदमी को घूरते हुए बोला कि क्या उसे पता भी है वो किससे बात कर रहा है। जैसे ही हन्हा ने उस अजीब कानों वाले जानवर को देखा वो तुरंत हैरानी में जमसा गया। फिर भी सिस्टम ये पता लगाना चाहता था कि आखिर उसे कैसा कैरियर मिला है, क्योंकि अब तो दोनों पूरी तरह एक हो चुके हैं। हम ये कह सकते हैं कि अब वो एक तरह के सिम्बायोसिस में आ गए हैं। वो जानवर खुद को इमॉर्टल्स का सिस्टम कहता है, लेकिन हीरो उसे बस सिस्टम या फिर डैडी कह सकता है। गुस्से में हन्हा चिल्लाने लगा कि उसे किसी डैडी की जरूरत नहीं है और न ही ऐसे बेवकूफ मर्ज की। उसने उस अजीब जानवर को कहा कि वो यहाँ से भाग जाए, लेकिन वो जीव बोला कि ये मुमकिन नहीं है और अगर वो हीरो से अलग हो गया तो सीधा मर जाएगा। ये इन्फॉर्मेशन सुनकर हन्हा दंग रह गया। सिस्टम ने हन्हा का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया क्योंकि वो उसे बेवकूफ मानता था। आखिर इतनी छोटी सी मजाक से ही वो डर के मारे पैंट गीली कर लेने वाला था। लाल बालों वाला लड़का हाथ हिलाकर बोला कि उसे इस अजीब जानवर से बात नहीं करनी क्योंकि उसका मूड नहीं है और उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि सामने वाला कौन है। ये रिएक्शन सुनकर वो अनजान जीव हैरान रह गया। वो सोचने लगा कि हन्हा सच में बेवकूफ है क्योंकि लोग अमरता पाने के लिए जान लगा देते हैं और ऐसी सिस्टम ढूंढने के लिए सब कुछ कर गुजरते हैं। फिर भी उस जीव ने सोचा कि इस लड़के की जवानी को देखकर उसे थोड़ा छूट देना चाहिए। सिस्टम ने नियम तोड़ने का फैसला किया और सोचा कि क्यों न हन्हा को दिखाया जाए कि वो क्या कर सकता है। तुरंत ही उसने एक जादुई हवा बुलाई। ये मैजिकल पावर लड़के को कई मीटर दूर धकेल देती है जिससे वो और चौंक जाता है। कुछ ही सेकंड में हीरो कई बार इधर उधर मूव करता है और ऊपर की ओर उठने लगता है। ऊपर पहुंचकर हन्हा सीधा 11वें फ्लोर के सामने पहुंच गया, जहां उसने देखा कि घर के लोग मौजूद हैं, लेकिन किसी वजह से उनमें से एक आदमी अपार्टमेंट के बाहर था और सिर्फ अंडरवियर पहने हुए छुपा हुआ था, जबकि अंदर उसका पति अपनी पत्नी से आराम से बातें कर रहा था। सिस्टम ने फिर से जादू इस्तेमाल किया और एक बिजली का झटका दिया जिससे हीरो का हाथ पूरी तरह करंट से भर गया। इस पावर से लड़के ने कांच तोड़ दिया और अपार्टमेंट वाले लोग हैरान हो गए। आखिर 11वें फ्लोर पर बाहर कोई कैसे हो सकता है। जैसे कुछ हुआ ही नहीं, हन्हा आराम से जमीन पर उतर गया क्योंकि उसकी जादुई पावर का असर खत्म हो चुका था। लैंड करने के बाद अपार्टमेंट के लोग आपस में बहस करने लगे क्योंकि पति ने देखा कि बाहर कोई अजीब आदमी खड़ा था जो सिर्फ शॉर्ट्स पहने हुए था। हैरान हन्हा को समझ नहीं आ रहा था कि ये सब कैसे मुमकिन है, क्योंकि उसने ऐसी पावर तो सिर्फ फिल्मों में देखी थी। अपने हाथों को देखते हुए सिस्टम ने हन्हा को समझाया कि ये उसकी सिर्फ एक झलक है। इमोर्टैलिटी सिस्टम ने उसे साफ बता दिया कि ये सब कुछ नहीं है और उसे बस मेहनत करनी है सेल्फ इंप्रूवमेंट के रास्ते पर, ताकि उसे अनलिमिटेड पावर मिल सके। दृढ़ निश्चय के साथ हन्हा ने कहा कि अब वो सबसे ज्यादा बदला लेना चाहता है यांगोंग हा और जंग गजा से, क्योंकि अब उसके लिए वो लोग कुछ भी नहीं है। ये गोल सुनकर सिस्टम को लगा कि ये तो बहुत आसान है क्योंकि वो बस बेकार मॉर्टल्स हैं। हीरो को गिफ्ट के रूप में सिस्टम ने उसे बिगिनर्स किट दिया। जब हन्हा ने उस बिगिनर्स किट को खोला तो उसमें गुलाबी खरगोश के कान थे। ये देखकर लगा जैसे कोई मजाक किया गया हो, लेकिन सिस्टम ने बताया कि एक एंट्री लेवल आइटम है जो उसकी ताकत और फुर्ती को बहुत बढ़ा देगा। हालांकि इसका असर सिर्फ 90 सेकंड तक चलेगा, तो मिशन उस टाइम के अंदर खत्म करना होगा। शर्म से लाल हुआ हन्हा सोचने लगा कि वो इसे कैसे पहनेगा, क्योंकि वो एक नॉर्मल लड़का है और ये बेइज्जती जैसा है। उसकी ये हालत देखकर सिस्टम ने उसे याद दिलाया कि वो सारे अपमान याद करे जो उसने झेले हैं। हीरो ने मान लिया कि सिस्टम सही कह रहा है। उसके दुश्मनों को अपनी करतूतों का पछतावा होना चाहिए, खासकर जुंग जा को।
इसी बीच कहानी फिर से क्लब में आ जाती है जहां हन्हा घुस आया था। वहां एक कमीना आदमी उससे पूछता है कि क्या वो माफी मांगने आया है या फिर दोबारा पिटने। गुस्से में हन्हा चिल्लाता है कि मुंह बंद कर और उस पर टूट पड़ता है, लेकिन सामने वाला आदमी बोलता है कि अगर आज उसके बाल तक को खरोच आई तो हन्हा हार जाएगा। तभी पता चलता है कि जिन्होंने हीरो को रोका है वो यांग हा के बॉडीगार्ड्स हैं, जिनका हुलिया सीधा सीधा क्रिमिनल जैसा है। उन्होंने तय कर लिया कि इस बदतमीज लड़के को सबक सिखाएंगे। तभी हन्हा ने उन्हें रुकने को कहा क्योंकि उसके दिमाग में एक प्लान था। उसने अपना वही बिगिनर्स आइटम निकाल लिया। गुलाबी कान देखकर बदमाश हैरान थे कि ये कैसा अजीब सामान है। जैसे कुछ हुआ ही नहीं, हन्हा धीरे धीरे वो कान अपने सिर पर लगाने लगा। कान पहनकर वो लड़ाई के लिए तैयार हो गया। अमीर आदमी फिर से उसका मजाक उड़ाने लगा, कहते हुए कि उसे वो कान नहीं पहनने चाहिए थे क्योंकि वैसे भी वो उसका टाइप नहीं है। शर्म से लाल हन्हा ने आइटम का असर शुरू होने का इंतजार किया और सिस्टम ने उसे कहा कि थोड़ा सब्र रखो। बाकी लोग भी इसे घिनौना मान रहे थे और सोच रहे थे कि हन्हा बस कोई और विकृत है। गार्ड्स भी हंस रहे थे क्योंकि उन्हें लगा ये बिल्कुल बेवकूफ़ी है। यहाँ तक कि उसकी गर्लफ्रेंड ने भी उसे कचरा कहकर हंसी उड़ाई। लेकिन जैसे ही आइटम काम करने लगा, हन्हा को अपने स्टैट्स में बोनस मिला और वो ज्यादा तेज हो गया। उसकी बिजली सी स्पीड देखकर गार्ड्स हैरान रह गए। कुछ ही सेकंड में उसने कई ताकतवर आदमियों के बीच से निकलने में कामयाबी पाली, वो भी बिना रुके। लेकिन वो उन्हें कई बार मारने में भी कामयाब रहा। ये वार वाकई में लड़ाई के रुख को बहुत बदल देने वाले थे, जिसकी वजह से हन्हा कुछ ही सेकंड में तीनों बदमाशों को जमीन पर गिरा सका। ये नतीजा देखकर वो आदमी घबरा गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इस हालात में क्या करे। घबराया हुआ अमीर आदमी हीरो से पूछने लगा कि वो इतनी कम समय में इतना तेज कैसे हो गया। लेकिन ये सवाल अधूरा ही रह गया क्योंकि हन्हा पहले ही अपनी मुट्ठी घुमाकर वार करने वाला था। ये वार सच में लाजवाब था। उसने सीधे बदमाश के चेहरे पर निशाना साधा ताकि उसे गिरा सके। उसकी शानदार तकनीक ने सचमुच यांग हा को दीवार में दे मारा, जिससे वो हिल भी नहीं पा रहा था। अब आइटम के असर खत्म होने में सिर्फ 30 सेकंड बचे थे और हन्हा ने उससे पूछा, क्या सच में तुम सोचते हो कि अगर तुम्हारे पास पैसे हैं तो तुम जो चाहे कर सकते हो? मेन कैरेक्टर के मुताबिक पैसे होने का मतलब ये नहीं कि इंसान जो चाहे कर सके। यही वजह थी कि उसने गुस्से में उस मोटे आदमी को पूरी ताकत से पीटना जारी रखा। उसे जीतने का कोई मौका ही नहीं दिया। असर खत्म होने तक हन्हा लड़ाई खत्म कर चुका था। उसने यांग हा को घुटनों पर बैठकर उसे डैडी कहने का आदेश दिया, वरना मार जारी रहेगी। डर के मारे कांपते हुए वो मोटा आदमी घुटनों पर बैठ गया, जान बख्शने की भीख मांगने लगा और यहां तक कि अपने सारे पैसे देने का वादा कर दिया। हन्हा ने पैसे लेने के लिए हामी भर दी और झुककर बदमाश का वॉलेट निकाल लिया। उसने ये पैसे इलाज के मुआवजे के तौर पर लिए और साथ ही बैंक कार्ड का पासवर्ड भी पूछा। बदमाश ने कहा कि उसमें पासवर्ड नहीं है, बस कार्ड स्वाइप करके पेमेंट कर सकते हो। चारों ओर देखते हुए हीरो ने वही लड़की भी देखी जिससे वो पहले प्यार करता था। जिया डर के मारे सब कुछ देख रही थी। जिया को लग रहा था कि अब उसकी बारी है, लेकिन इस वक्त हन्हा को उसमें कोई दिलचस्पी नहीं थी। वो बस मुड़ा और वहां से निकलने लगा। तभी सिस्टम ने मिशन पूरा होने की गिनती कर दी। इस मिशन का मकसद था यांग हा से उसकी गलती का एहसास कराना। रिवॉर्ड तुरंत भेज दिया गया। इसी दौरान एक आदमी ये सब देख रहा था और अपने बॉस को फोन करके बता रहा था कि यहाँ कुछ हुआ है। बॉस ने वापस फोन किया और पूरी जानकारी ली, साथ ही कहा कि उस लड़के पर नजर रखी जाए और उसके बारे में सब कुछ पता लगाया जाए, लेकिन बिना ज्यादा हंगामे के। ये सुनकर वो ताकतवर आदमी हंस पड़ा क्योंकि वो जानना चाहता था कि इतनी हिम्मत किसमें है जो उससे टक्कर लेने आ गया। कुछ समय बाद सिस्टम ने लड़के को मिशन की सफल पूर्ति पर बधाई दी। उसे 15 इमॉर्टैलिटी पॉइंट्स मिले। वो सुपर ह्यूमन लेवल पर पहुंच गया और एक बहुत बड़ा न्यूकमर गिफ्ट भी मिला। इस गिफ्ट में शामिल थे केओस टेक्निक पर स्पिरिचुअल इंस्ट्रक्शन का पहला वॉल्यूम, एक्सरे विजन के 5 एम्यूलेट, पोसाइडन का एक ट्राइडेंट, स्टीली फादरली लव, ब्लैक स्टॉकिंग्स और 10 इमॉर्टैलिटी पॉइंट्स। सिस्टम ने यह भी समझाया कि केओस टेक्निक एक स्पिरिचुअल प्रैक्टिस है जो ताकत और फिजिकल अटैक बढ़ाने में बहुत काम आएगी, इसलिए इसे अच्छे से अभ्यास करना चाहिए। समझदार हन्हा ने फिर जानवर से पूछा कि उसने पहले सुपर ह्यूमन लेवल के बारे में क्या कहा था। इतना अजीब सवाल सुनकर वो जीव समझ गया कि ये लड़का कुछ भी नहीं समझ रहा है, तो उसने सब कुछ विस्तार से समझाने का फैसला किया। इमॉर्टल्स की दुनिया में ये लेवल होते हैं। सबसे पहले आता है सुपर ह्यूमन, उसके बाद सोल अवेयरनेस और इसके साथ है स्पिरिट एक्टिवेशन, सोल रेवलेशन, होलीनेस और एब्सोल्यूट एनलाइटनमेंट। हर लेवल 3 हिस्सों में बटा होता है, इनिशियल, इंटरमीडिएट और हायर स्टेजेस। अभी तक हीरो अपनी यात्रा की बिल्कुल शुरुआत में था, यानी इनिशियल सुपर ह्यूमन लेवल पर। लेकिन उस लड़के को समझ नहीं आ रहा था कि इसमें गड़बड़ी क्या है, क्योंकि एक आम शहर के आदमी के लिए वो पहले ही काफी कूल था। पूरी सिस्टम को लगता था कि ये सब बनी ईयर की वजह से है। अगर वो प्रैक्टिस नहीं करता और अपने लेवल से ऊपर वाले किसी को मिल जाता तो ये लड़का अपनी जान भी गंवा सकता था। लेकिन ये यंग मैन जानता था कि बाकी जो लोग इमॉर्टैलिटी ढूंढ रहे हैं उनके पास कोई सिस्टम नहीं है, सिर्फ डैडी के पास ही सिस्टम था। इसी बीच एक अजीब आदमी हीरो को चुपके चुपके देख रहा था, और वो भी छिपकर। द स्ट्रेंजर को समझ नहीं आ रहा था कि ये लड़का क्या कह रहा है, लेकिन उसने जो कुछ भी हुआ था वो सब याद रख लिया। अगले दिन हन्हा के डॉर्मेट्री में अजीब घटनाएं जारी रहीं। यंगा की चीजों में टटोलते हुए हन्हा एकदम शॉक में आ गया, क्योंकि उसने पहले कभी इतनी बड़ी रकम नहीं देखी थी।
वॉलेट में करीब 20 से 30 हजार युआन थे, जो काफी बड़ी रकम थी। लेकिन उसके अंदर एक और अजीब चीज भी थी। हन्हा ने तुरंत उस अजीब नाकोड़ा को देखना शुरू किया और समझ नहीं पाया कि ये है क्या। वो चीज गोल थी और एक छोटे सिक्के जैसी लग रही थी। अचानक एक लड़की ने दरवाजे पर दस्तक दी और पूछा कि हन्हो घर पर है या नहीं। पता चला कि दरवाजा मोय ने खटखटाया था। लड़के ने तुरंत पहचान लिया, लेकिन फिर भी पूछ लिया कि क्या सच में वही है। दरवाजा खोलकर हन्हो ने अपनी फ्रेंड का अच्छे से स्वागत किया। वो फ्रेंडली लड़की बोली कि अब उनके बाहर जाने का टाइम हो गया है, क्योंकि वक्त आ गया है। ये सुनकर हन्हो थोड़ा कंफ्यूज हो गया, क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर कहाँ जाना है। लंबी सांस लेकर लड़की नाराज होते हुए बोली कि आज उसका बर्थडे है और उसी ने कहा था कि उसे बाहर कहीं खाने पर इनवाइट करेगा। हमेशा की तरह हीरो ने बहाना बनाते हुए कहा कि वो थोड़ी देर के लिए भूल गया था, लेकिन पहले से ही सब सोच रखा है और आज वो मोय को सबसे बेहतरीन खाना खिलाएगा। लड़के का हाथ पकड़कर मोय खुश हो गई कि उसने इनवाइट कर लिया और दोनों कहीं जाने लगे। हन्हा को उम्मीद नहीं थी कि कोई उससे मिलने आएगा, लेकिन वो ऐसी प्यारी कंपनी पाकर खुश था। कुछ समय बाद हीरो और उसकी फ्रेंड खुद को चिंगू शहर के सबसे महंगे रेस्टोरेंट में पाए। मोय को याद आया कि उसका दोस्त पहले जुंग जया के लिए गिफ्ट के पैसे बचा रहा था, तो उसने पूछा कि क्या वो सच में इतने पैसे यहाँ खर्च करना चाहता है। लड़के ने मान लिया कि वो और वो लड़की अब अलग हो चुके हैं और इन पैसों से वो अपनी बचपन की सबसे अच्छी दोस्त को रेस्टोरेंट ले जाएगा। थोड़ा शर्माते हुए मोय के गाल लाल हो गए और उसे यकीन ही नहीं हुआ कि उनका ब्रेकअप हो सकता है। शायद वो अंदर से खुश भी थी, क्योंकि साफ था कि हन्हा उसे बहुत पसंद करता था। मेन्यू हाथ में लेकर हीरो उसे देखने लगा, लेकिन उसमें लिखा कुछ समझ नहीं पा रहा था। मेन्यू देखना उसके लिए थोड़ा ऑकवर्ड था, लेकिन फिर भी हन्हा ने रैंडमली ऑर्डर करने का सोच लिया। तभी मोय खुश होकर बोली कि वो जरा 1 मिनट में आती है। दुर्भाग्य से एक लापरवाह आदमी जिसके हाथ में लाल रंग का कोई ड्रिंक था, सीधे मोय से टकरा गया। वो बदतमीज आदमी चिल्लाने लगा कि उसे देखकर चलना चाहिए और ये सब मोय की गलती है। थोड़ा असहज होकर मोय माफी मांगने लगी कि उसने जानबूझकर नहीं किया, लेकिन वो आदमी बहुत गुस्से में था, क्योंकि उसने महंगा सूट पहन रखा था। वो नशे में आदमी लड़की का चेहरा देखते ही समझ गया कि वो बहुत खूबसूरत है। उसने उसका हाथ पकड़ने की कोशिश की और साथ चलने के लिए कहा, लेकिन हन्हा को ये बर्ताव बिल्कुल पसंद नहीं आया। उसने पोलाइटली कहा कि वो आदमी के कपड़ों का नुकसान भरने के पैसे दे सकते हैं, लेकिन इतना हद से ज्यादा हो गया था कि उनके हाथ छोड़ना मुश्किल हो रहा था। हंसते हुए उस अजनबी ने ताना मारा कि ये नौजवान खुद को सफेद आर्मर वाला नाइट समझ रहा है और बोला कि उसका सूट पूरे 100,000 येन का है। लेकिन हीरो को इस बात पर जरा भी यकीन नहीं हुआ। उसने कहा कि कोई भी इन डोमैट्स के लिए 100,000 येन नहीं देगा। मगर वो आदमी काफी चालाक था। उसने ध्यान से देख लिया कि इस लड़के के पास पैसे नहीं है, पुराने कपड़े पहने हैं और साफ है कि वो पेमेंट नहीं कर सकता। इसीलिए वो कमीना उसकी गर्लफ्रेंड को कॉम्पेंसेशन के तौर पर लेने की सोच रहा था। स्मार्ट लड़के ने फिर भी कहा कि वो पैसे ला सकता है, ताकि मामला वहीं खत्म हो जाए। अहंकारी अंदाज में कुछ नोट निकालते हुए लड़के ने पूछा कि क्या 20 येन में उसका लॉन्ड्री का काम हो जाएगा? अगर नहीं तो वो खुशी खुशी और दे देगा। ये बात उस अमीर आदमी को बिल्कुल पसंद नहीं आई। उसने गुस्से में टेबल पे अपना ग्लास तोड़ दिया और उसकी गर्लफ्रेंड को पकड़कर चिल्लाने लगा कि वो एमआर शेन है और कोई भी उसकी पब्लिक में बेइज्जती नहीं कर सकता। गुस्से से भरकर हीरो चिल्लाया कि उस आदमी को तुरंत मोय को छोड़ना होगा, वरना फिर बात अलग होगी। तभी पास की टेबल से कई लोग उठ खड़े हुए, जैसे लड़ाई के लिए तैयार हों। अहंकारी अमीर आदमी ने अपने गुंडों से कहा, जो भी इस लड़के को पहले मार देगा उसे आज रात ये लड़की मिलेगी। कई तगड़े आदमी तुरंत मान गए, क्योंकि उन्हें ये लड़की बहुत पसंद थी। लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि असल में हीरो कौन है और उसके पास कैसी ताकत है। उस समय नौजवान के मन में बस एक ही बात थी, उसकी सारी उम्मीद सिस्टम पर है, क्योंकि अकेले वो इतने लोगों को हरा नहीं सकता। मुस्कुराते हुए इमॉर्टैलिटी सिस्टम ने कहा कि वो अपने ओनर को बधाई देता है कि उसने सीक्रेट मिशन एक्टिवेट कर दिया है। जैसा कि निकला, इस सीक्रेट मिशन के नियम थे कि अगले 3 घंटे तक हीरो न तो अटैक कर सकता है, न ही कोई ऑफेंसिव एबिलिटी यूज कर सकता है। ये सुनकर हीरो चिढ़ गया और शॉक में था, क्योंकि कई लोग उसे घेरकर हमला करने ही वाले थे। कमीना अब भी लड़की को पकड़े हुए अपने गुंडों से बोला कि हन्हा को पकड़ लो। लड़का पूरी तरह निराश हो चुका था। ये मिशन गलती से एक्टिवेट हो गया था और साफ था कि ये एक सेटअप है। हालांकि सिस्टम मिशन के नियम नहीं तोड़ सकता था, लेकिन वो हीरो को एक बफ दे सकता था जो उसकी ताकत 100 गुना बढ़ा दे 3 मिनट के लिए। हीरो को समझ नहीं आया कि जब वो अटैक ही नहीं कर सकता तो ताकत 100 गुना बढ़ाकर क्या फायदा। इस बीच गार्ड्स उसके बेहद करीब पहुंच चुके थे और मारने की तैयारी में थे। बिजनेसमैन पूरे सीन का मजा लेते हुए अपने लोगों से कह रहा था कि हीरो को जितना ज्यादा हो सके उतना जोर से मारो। हीरो की ताकत 100 गुना बढ़ गई और उसे अजीब सा एहसास हुआ। लेकिन स्मार्ट लड़के ने समझ लिया कि इस उलझी हुई स्थिति में उसे क्या करना चाहिए। उसने देखा कि वहां एक आदमी वाइन का ग्लास लिए बैठा है और समझ गया कि यही बॉस है। उसने उसे इशारा किया कि वो उठकर आए और एक के बाद एक बात साफ कर ले। पता चला कि ये मास्टर जांग है और वो सोचता था कि ऐसे छोटे मोटे आदमी से खुद निपटने की कोई जरूरत नहीं है। अचानक बूढ़ा आदमी अपने गुंडों के पीछे आ गया और कुछ ही मिलीसेकंड में अपनी शारीरिक ताकत दिखाने के लिए उसने कई आदमियों की पीठ पर जोरदार वार किया, जिससे वो दर्द में चिल्लाने लगे। हीरो को उम्मीद नहीं थी कि मामला इस तरह पलटेगा।
कौन सोच सकता था कि सफेद बालों वाला ये बूढ़ा इतना ताकतवर होगा। असल में बूढ़ा बेहद ताकतवर था और गुस्से में उसने अपने ही आदमियों को पीट डाला। इससे हीरो थोड़ा नर्वस हो गया, लेकिन उसके पास सिस्टम था जिससे जीत की उम्मीद थी। बूढ़ा इस बात से नाराज था कि उसके लिए कोई और लड़ाई चुने और उसने कहा कि वो हन्हा से नहीं लड़ेगा। पता चला कि मास्टर जैंग एक एक्स स्पेशल फोर्सेस सोल्जर था जो अपने नंगे हाथों से शेरों के सिर मरोड़ देता था। यानी इस लड़ाई में हीरो का हारना पक्का है। हीरो की दोस्त ने उसे रोकने की पूरी कोशिश की क्योंकि उससे उसकी जान का डर था, लेकिन मास्टर अब भी लड़ने के मूड में था। बूढ़े के मुताबिक चिंगे सिटी में कोई ऐसा नहीं है जो उसका एक बार झेल सके। हीरो ने ताना मारा, मुझे इस बूढ़े पर तरस आ रहा है, मैं तो इसे 20 येन भी दे सकता हूं ताकि ये शहर से बाहर निकलकर दुनिया देख सके। अब हीरो को बस यही उम्मीद थी कि उसने कोई गलत हिसाब नहीं लगाया और अब बस ऑल इन जाने का वक्त है। ताकतवर बूढ़े को ये घमंडी रवैया बिल्कुल पसंद नहीं आया और उसने तुरंत अटैक शुरू कर दिया। लाल बालों वाला नौजवान वहीं खड़ा रहा जैसे कोई खंभा और अटैक का इंतजार करने लगा। उसने देखा कि बूढ़े का वार सच में बेहद ताकतवर है। आंखें बंद करते हुए उसने सिर्फ सबसे बुरे की उम्मीद की, लेकिन उम्मीद थी कि सब ठीक होगा। टक्कर हुई और लड़ाई का नतीजा साफ नहीं हो पाया क्योंकि शॉकवेव के बाद बस इंसानों की सिलुएट्स ही दिख रही थी। उस वार के बाद ओपोनेंट के कपड़े सचमुच उसके हाथ से फटने लगे और वो बुरी तरह घायल हो गई। दर्द से कराहते हुए उसने चीख मारी क्योंकि उसका हाथ टूट चुका था। शॉकवेव ने तो मास्टर को भी कई मीटर दूर उड़ा दिया और वो अब जमीन पर पड़ा था। इस तरह जीत मेन कैरेक्टर को ही मिली क्योंकि उस बफ की वजह से जिसने उसकी स्ट्रेंथ 100 गुना बढ़ा दी थी, उसे हराना लगभग नामुमकिन था। बफ का असर सिर्फ अटैक तक ही नहीं था बल्कि बाकी सब पर भी था। मतलब बिना अटैक किए भी डैमेज पहुंचाया जा सकता था क्योंकि ताकत दोनों दिशाओं में असर करती है और काउंटर फोर्स भी 100 गुना बढ़ गया था। जो कुछ भी हो रहा था उसे देखकर एरोगेंट रिच मैन बिल्कुल शॉक में आ गया और तुरंत ही मुंह को छोड़ दिया। गुस्से में अपने ओपोनेंट को घूरते हुए उस यंग लड़के ने पूछा कि क्या वो भी हना की ताकत जानना चाहता है। वो आदमी तुरंत मना करने लगा और बोला कि ये उसकी गलती थी, वो बस अंधा था और ऐसा दोबारा नहीं होगा। लेकिन यंग लड़का फिर भी संतुष्ट नहीं था क्योंकि जब उसकी गर्लफ्रेंड का अपमान हुआ था तब उसे भी पीटने की धमकी दी गई थी। पर आखिर में सब हार गए। धमकियों की वजह से दुश्मन ने डर के मारे अपनी पैंट गीली कर दी और सचमुच कांपने लगा। उसी वक्त सिस्टम ने अनाउंस किया कि स्टीली फादरली लव का इफेक्ट अब खत्म हो गया है। तभी उस एस्टैब्लिशमेंट के मालिक ली यान वहां आए और कहा कि उनके फैमिली हेड हना से कुछ बात करना चाहते हैं। मेन कैरेक्टर तुरंत समझ गया कि अब वो लड़ नहीं सकता और उसे फालतू मुसीबत की जरूरत नहीं है, इसलिए जल्दी निकलना ही सही था। उसने अपनी गर्लफ्रेंड का हाथ पकड़ा और कहा कि उसे अभी बहुत कुछ करना है और बॉस से कहना कि वो अगली बार जरूर आएगा। लेकिन अचानक कई गार्ड्स उसके रास्ते में खड़े हो गए और उसे कमरे से बाहर जाने नहीं दिया। स्मर्किंग करते हुए हन्हा ने दुश्मनों से पूछा कि क्या उन्हें अभी भी यकीन नहीं हुआ कि वो कितना टफ है, बेहतर होगा उसे जाने दो। पर वो आदमी मानता था कि भले ही हन्हा की टेक्निक इंप्रेसिव थी, लेकिन एल्डर ली की टेक्निक से उसकी कोई तुलना नहीं थी। सिटी में कभी किसी ने एल्डर ली को नाराज नहीं किया था। सारे महान मास्टर्स उनसे लड़ना चाहते थे। अब अगर मेन कैरेक्टर को पहले से पता होता कि क्या होने वाला है तो शायद वो इतनी शो ऑफ नहीं करता, क्योंकि कौन जाने एल्डर ली क्या कर सकता है। सीक्रेट मिशन खत्म होने में अभी भी 2 घंटे बाकी थे। इसी बीच वो लोग एल्डर के ऑफिस में नॉक करके लड़के को ले गए। अचानक एल्डर ने कहा कि लड़का थोड़ा वेट करे, जब तक वो गेम खत्म नहीं कर लेते उसके बाद बात करेंगे। हीरो को बगल के ऑफिस में बिठा दिया गया। वो बेंच पर बैठ गया और एल्डर से बातचीत का इंतजार करने लगा। एमुलेट ऑफ एक्सरे विजन का इस्तेमाल करते हुए सिस्टम ने हीरो को समझाया कि उसने अब कुछ लाइक माइंडेड लोग देखे हैं। ये जरूरी था कि पता चले कि सामने वाला किस स्टेज ऑफ कल्टिवेशन में है। एक्सरे विजन सफल रहा। लड़का दीवारों के पार देख सकता था। उस आदमी का नाम था ली यान हू। उसके पास सुपर ह्यूमन लेवल था, लेकिन कोई स्पिरिचुअल टेक्निक और कोई खास स्किल नहीं थी। वो हर समय कॉम्बैट रेडीनेस में रहता था, लेकिन उसके लंग्स डैमेज थे। यंग लड़के ने समझ लिया कि ये मास्टर उससे ऊपर के लेवल का है और कॉन्फ्लिक्ट होने पर उसका कुछ अच्छा नहीं होगा, इसलिए नई योजना की जरूरत थी और तुरंत एक्शन लेना था। असल में उसी वक्त मास्टर ली यान हू अपनी ग्रैंड डॉटर के साथ गेम खेल रहे थे। वो लड़की नाराज थी क्योंकि दादा ने फिर से जीत हासिल की और जानबूझकर उसे चांस नहीं दिया। हंसते हुए दादा ने कहा कि उसकी ग्रैंड डॉटर बस यही उम्मीद करती रही कि वो हार मान जाएगा और इसी वजह से वो हार गई। लड़की और गुस्सा हो गई क्योंकि ली यान हू ने अपना वादा तोड़ दिया था और इसमें उसकी कोई गलती नहीं थी। ये सब बातें सुनकर वो आदमी बहुत हंसा क्योंकि वो बस अपनी ग्रैंड डॉटर को जिंदगी का सबक सिखा रहा था। सब कुछ देखते हुए यंग लड़के ने नोटिस किया कि ओल्ड मैन पी रहा था। जैसे ही लड़के ने ये बात बोली, सिस्टम ने दिखा दिया कि मास्टर के फेफड़े बुरी तरह डैमेज थे और उन्हें सख्ती से शराब पीने से मना किया गया था। लेकिन पोती को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। वो तुरंत नाराज हो गई क्योंकि कोई भी उसके दादाजी से इस तरह की बात करने की हिम्मत नहीं करता था। उसी वक्त बूढ़े मास्टर ने शाओ श्वान को बैठने को कहा क्योंकि वो सीधे उस यंग लड़के से बात करना चाहता था। इधर मेन कैरेक्टर सोच रहा था कि उसे शांत रहना होगा, डरना नहीं है, लेकिन उसकी टांग बार बार फड़क रही थी, जो दिखा रहा था कि वो अंदर से बहुत नर्वस था। धीरे धीरे मास्टर उसकी तरफ बढ़ने लगा क्योंकि वो 1-on-1 बातचीत जारी रखना चाहता था।
बूढ़े आदमी को सच में यंग लड़के की बात पसंद नहीं आई थी, इसलिए उसने उसे दोबारा बोलने को कहा। जैसे ही मास्टर और करीब आया, हना को अजीब सा महसूस हुआ। वो खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। प्रेशर इतना ज्यादा था कि उसका शरीर बिल्कुल जकड़ गया। सफेद बालों वाला बूढ़ा आदमी हल्की सी मुस्कान के साथ बोला, फिर से दोहराओ। मैं कैरेक्टर का शरीर हिला भी नहीं। ये असल में डोमिनेंस लेवल की झलक थी, लेकिन तभी सिस्टम ने नोटिफाई किया कि ये आदमी सिर्फ 2 स्टेज ही उससे ऊपर है। तभी हना ने सिर उठाकर जोर से कहा, मैंने पहले ही बोला था कि लीन हुओ पहले से ही बहुत बुरा महसूस कर रहे हैं और फिर भी वो शराब पी रहे हैं। असल में यही वजह है कि वो सुपर ह्यूमन लेवल से ऊपर नहीं जा पा रहे। बूढ़ा मास्टर गुस्से में आ गया। वो समझ ही नहीं पाया कि ये लड़का उसकी लेवल कैसे जान गया, और तभी प्रेशर अचानक गायब हो गया। असल में ये सब हना के एक्सरे विजन की वजह से हुआ था। इसी से उसने देख लिया था कि उस आदमी का शरीर अंदर से बहुत ज्यादा डैमेज हो चुका है। जैसे ही मौसम बिगड़ता और बारिश शुरू होती, उसके सीने में दर्द उठता। यही वजह थी कि वो सुपर ह्यूमन से ऊपर की स्टेज में नहीं जा पा रहा था। लेकिन हन्हा यही नहीं रुका। उसने वो सारी इन्फॉर्मेशन बता दी जो सिस्टम ने उसे पहले दिखाई थी। ये सुनकर मास्टर दंग रह गया, क्योंकि उसने अपनी ये समस्या कभी किसी को नहीं बताई थी। अब बूढ़ा मास्टर गुस्से और हैरानी में पूछने लगा, आखिर ये लाल बालों वाला लड़का यहाँ आया कहाँ से? हन्हा ने साफ कहा, मैं भी इमॉर्टैलिटी की तलाश में आया हूँ, और लीन हुओ तो अच्छे से जानते हैं कि एक रूल होता है, अपना पूरा पत्ता कभी सामने मत रखना। शवांग को लगा कि ये लड़का उसके दादाजी को बेवकूफ बना रहा है। उसने तुरंत हन्हा को चुप कराने की कोशिश की। लड़की ने तो सीधा धमकी दे डाली, सीधे सीधे बोल, नहीं तो चेहरे पर मुक्का पड़ेगा। और जैसे ही लड़की हन्हा को मारने बढ़ी, हन्हा चिल्ला पड़ा, मुझे पता है इसे कैसे ठीक करना है। ये सुनते ही बूढ़ा मास्टर और उसकी पोती दोनों चौंक गए। उन्होंने तुरंत उससे सब कुछ बताने की मांग कर डाली। असल में हन्हा को उस बीमारी का सही पता ही नहीं था। वो बस जोर लगाकर कोई डायग्नोसिस बनाने की कोशिश कर रहा था ताकि पिटाई से बच सके। वो सिस्टम से भीख मांग रहा था, प्लीज मेरी मदद करो, वरना मैं ज्यादा देर तक नाटक नहीं कर पाऊंगा। सिस्टम ने उसकी मदद मान ली, लेकिन एक शर्त पर। इस केस में मदद करने का खर्च था 15 इमॉर्टैलिटी पॉइंट्स। हन्हा ने सिर हिलाते हुए फौरन मंजूर कर लिया और कहा, जल्दी बताओ। तभी सिस्टम ने एक्सप्लेन किया कि इस वीओआर को साधारण तरीकों से ठीक करना बेहद मुश्किल होगा, लेकिन हीलिंग वुंड्स बॉल आसानी से इस स्थिति को सुधार सकता है। एक पीस की कीमत 30 पॉइंट्स है और अभी तक उतने पॉइंट्स नहीं है। मुस्कुराते हुए लड़के ने जोर से कहा कि सच में मिस्टर लीन हू को कन्वेंशनल मेथड से ठीक करना बहुत मुश्किल होगा, लेकिन फिर भी हीरो को यकीन था कि हीलिंग बॉल आसानी से इस स्थिति को सुधार देगा। ये इन्फॉर्मेशन सुनकर पोती बहुत खुश हो गई और उसने तुरंत कहा कि उसे उस सेलर के पास ले जाया जाए जो ये बॉल बेच सकता है। लेकिन लड़के ने समझाया कि ये दवाई सिर्फ वही प्राप्त कर सकता है और उसे ये बॉल लाने में 3 दिन लगेंगे। लियानो ने लड़के की शर्त मान ली। आफ्टर ऑल, अगर उनका दोस्त झूठ नहीं बोल रहा है तो ये उसके तरफ से बहुत बड़ी मर्सी होगी। युवक के पास आकर बूढ़े आदमी ने कहा कि अब वो उसका दोस्त है। दोस्ताना अंदाज में ग्रे हेयर जेंटलमैन ने कहा कि वो खुशी खुशी लड़के की दयालुता के लिए उसका शुक्रिया अदा करेगा। इसी बीच रेस्टोरेंट का वो बदमाश मिस्टर ली के पास आया और सफाई देने लगा, क्योंकि वो मामला सुलझाना चाहता था। शांत आदमी ने चाय पीनी चाहिए और अपने सामने वाले से बैठने को कहा, लेकिन जैसे ही वो शॉर्ट्स वाला बदमाश बैठने लगा, बूढ़े आदमी ने चिल्लाकर कहा कि वो वहां नहीं बैठ सकता। असल में वो सिट डाउन कहकर हन्हा को बुला रहा था। अब मेन कैरेक्टर लीन के परिवार का दोस्त बन गया था और उसे बहुत ही सम्मान से ट्रीट किया जाने लगा। बदमाश बहाना बनाने की कोशिश करता रहा, लेकिन मुंह से कोई शब्द नहीं निकला। वो सिर्फ मास्टर से रहम की भीख मांगता रहा। लेकिन ग्रे हेयर बूढ़े आदमी ने बिल्कुल परवाह नहीं की और अपने नौकर को खड़ा रहने का आदेश दिया। हर सेकंड के साथ उसका डर और बढ़ता जा रहा था। जेंटलमैन ने अपने सामने वाले को सुझाव दिया कि वो हुआंग चुई डिस्ट्रिक्ट वाली अपनी विला उनके दोस्त को मुआवजे में दे दे और सम्मान के नाम पर वो उससे बदला नहीं लेगा। शर्मिंदा और हक्का बक्का बिजनेसमैन ने अपनी विला बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन बूढ़े आदमी को बिल्कुल परवाह नहीं थी। वो लगातार दबाव डालता रहा। हर पल आदमी और भी शर्मिंदा महसूस करता, क्योंकि वो सिर्फ शॉर्ट्स में खड़ा था और उसका सूट गंदा था। आखिरकार उसने अपनी विला देने के लिए हामी भर दी। कुछ देर बाद हीरो अपनी गर्लफ्रेंड के पास गया और दिखाया कि अब उसके पास एक बड़ी विला की चाबियां हैं। बेशक मॉय ने तुरंत अपने साथी पर विश्वास नहीं किया और सोचा कि वो बस दिखावा कर रहा है। इसी बीच पोती ने अपने दादाजी से कहा कि हो सकता है उसे बेवकूफ बनाया जा रहा हो, लेकिन बूढ़े आदमी ने समझ लिया कि जब तक हना चिंगू में है वो उनके परिवार की नजरों से छुप नहीं सकता। खुशकिस्मती से मेन कैरेक्टर आखिरकार सीक्रेट मिशन पूरा करने में सफल हो गया और उसे 10 इमॉर्टैलिटी पॉइंट्स का इनाम मिला। लड़के को अब सिर्फ 10 पॉइंट्स और जमा करने थे, जिसके बाद वो हीलिंग बॉल खरीदकर इस कॉन्फ्लिक्ट को खत्म कर सकता था। लेकिन सिस्टम ने उसे समझाया कि इमॉर्टैलिटी पॉइंट्स कमाना इतना आसान नहीं है, और बाद में ये मत कहना कि पहले से चेतावनी नहीं दी गई थी। थका हुआ नौजवान बस थोड़ी नींद लेना चाहता था, क्योंकि दिन भर में वो बहुत ही ज्यादा थक गया था। अपने कमरे में जाते ही हीरो ने कुछ अजीब देखा और वो हैरान रह गया। कमरे की सारी चीजें बिखरी पड़ी थीं और उसने तुरंत अंदाजा लगाया कि यहाँ रॉबर्स आए होंगे। कुछ सेकंड बाद लड़के का फोन बजा। शायद ये कॉल बहुत इंपॉर्टेंट थी। निकला कि कॉल मॉय की थी और वो बहुत परेशान थी। डरी हुई लड़की ने फोन पर चिल्लाते हुए कहा कि उसके घर में चोरी हो गई है और सब कुछ उल्टा पुल्टा कर दिया गया है।
साथी ने अपनी फ्रेंड को समझाने की कोशिश की कि उसे नर्वस नहीं होना चाहिए। सिस्टम भी कुछ नहीं जानता था क्योंकि वो कोई फॉर्च्यून टेलर नहीं था, उसने बस इतना माना कि कोई उनमें दिलचस्पी ले रहा है। सिस्टम ने यह भी अंदाजा लगाया कि जो व्यक्ति कमरे को लूटना चाहता था वो भी एक इमोर्टैलिटी सीकर है। सिस्टम ने माना कि उन्हें यहां ज्यादा देर नहीं रुकना चाहिए क्योंकि चोर कभी भी वापस आ सकते हैं। अगले दिन घटनाएं जूई डिस्ट्रिक्ट की विला में जारी रहीं। ये विला वाकई बहुत आलीशान थी। हर कमरा शानदार था, महंगे फर्नीचर और मॉडर्न डेकोरेशन से भरा हुआ। उसी समय उसकी फ्रेंड ने हन्हा को जगाया और बताया कि उसने नाश्ता तैयार कर लिया है। शुक्र है कि उन्हें इस विला में रात गुजारने का मौका मिला और उन्होंने इस मौके का पूरा फायदा उठाया। अपनी गर्लफ्रेंड से मिलते ही यंग लड़के ने पूछा कि वो कैसी सोई। मॉय थोड़ी असहज महसूस कर रही थी और बोली कि वो अभी तक कल हुई घटना को भूल नहीं पाई है। उसे अब भी यकीन नहीं हो रहा था कि वो इस विला में रह सकती है। लेकिन हीरो को यह अजीब लगा कि वो ऐसा क्यों सोच रही है, क्योंकि आखिर ये उसकी विला थी और यहाँ वही रह सकता था जिसे वो अनुमति देता। फिर भी हीरो समझ गया कि कल उनसे कुछ चोरी तो नहीं हुआ, लेकिन कैसे पता कि ये लोग फिर से आएंगे या नहीं, और उनका असली मकसद क्या है ये भी कोई नहीं जानता था। मॉय को अकेला छोड़ना बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं था। शर्माते हुए हीरो ने अपनी फ्रेंड से पूछा कि वो बार बार उसे क्यों घूर रही है, जैसे कि उसके चेहरे पर कुछ लगा हो। अचानक मॉय को याद आया कि कल उनका अलमनी मीटिंग है और उसे तो वहां जाना ही होगा। लेकिन हीरो को ऐसी मीटिंग्स बिल्कुल पसंद नहीं थी और वो वहां जाने का इरादा भी नहीं रखता था। फिर भी मॉय ने कहा कि उसे जरूर आना चाहिए क्योंकि वो पहले प्रीफेक्ट हुआ करती थी। आखिरकार हन्हा ने हामी भर दी कि वो उसके साथ जाएगा क्योंकि निकट भविष्य में मॉय का उसके साथ रहना ही बेहतर होगा। इस तरह वो सुरक्षित भी रहेगी। मॉय ये सुनकर शर्मा गई और हैरान भी हुई कि उसका फ्रेंड कितना बदल चुका है। अगले दिन की घटनाएं एक कराओके बार कलम में हुई। वहां एक लड़की शुई बहुत ही खूबसूरती से गा रही थी। सब लोग उसकी आवाज से प्रभावित हो गए। कई लड़कों को उसका गाना, एक मशहूर चीनी गाना जो एक तरफा प्यार पर था, बहुत पसंद आया। उन्होंने दोबारा सुनाने की रिक्वेस्ट की। इसी बीच कुछ पुराने क्लासमेट्स को ये अफवाह सुनने को मिली कि जांग गैग हन्हा को धोखा दे रही है। किसी को भी ये उम्मीद नहीं थी। हालांकि दूसरी लड़की का मानना था कि सब लोग जांग गैग की खूबसूरती में अंधे हो गए हैं और असली गुनहगार हन्हा ही है। अब उसे ही ये गड़बड़ संभालनी होगी। क्लासमेट्स को याद आया कि स्कूल में एक लड़की हन्हा को पसंद करती थी, लेकिन उसने कभी उसका जवाब नहीं दिया। ये बहुत शर्मनाक था। नशे में धुत एक क्लासमेट ने उस लड़की को भड़काया कि वो मिलकर हन्हा से बदला ले सकती है। उस वक्त हीरो यानी हन्हा को इन सब की भनक भी नहीं थी। वो तो आराम से फोन पर बैठा हुआ था। इसी बीच एक क्लासमेट उसके पास आया और पूछने लगा कि वो अकेला यहाँ क्यों बैठा है। लड़का लाल होते हुए हन्हा से बोला कि उसे सबके बीच जाके बातें करनी चाहिए और अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहिए। हीरो को समझ नहीं आया कि आखिर वो कौन सा एक्सपीरियंस शेयर करे। तभी क्लासमेट ने हंसते हुए कहा, एक्सपीरियंस की कैसे तुझे धोखा दिया गया, ताकि और लोग तेरी तरह वही गलती न करें। ये सुनकर सब हंसने लगे। कुर्सी से उठते हुए हन्हा ने उस लड़के को चुप रहने का आदेश दिया, लेकिन वो बदतमीज क्लासमेट फिर भी बोला कि हम दोनों साथ पढ़े हों या न पढ़े हों, लेकिन सबको तेरी कहानी सुननी चाहिए। असल में वो लड़का पहले से ही हन्हा को पसंद नहीं करता था और आज वो आखिरकार उसे ऐसा करेगा कि वो खड़ा भी नहीं हो पाएगा। नशे में धुत ओडन ने यह भी देखा कि हन्हा के पास बिल्कुल भी पैसा नहीं है क्योंकि उनकी कंपनी के पास एक क्लीनर भी नहीं है। उसकी सैलरी 2000 युआन है, जो उस यंग लड़का के लिए बिल्कुल सही है। इस तरह के प्रपोजल से प्रोटैगनिस्ट को बुरा लगा और उसने पूरी ताकत से अपने ऑफेंडर के चेहरे पर एक थप्पड़ मारा और उसे धमकी दी कि अगर उसने कुछ और कहा तो उसका रिएक्शन अच्छा नहीं होगा। अपने बात करने वाले को एरोगेंटली देखते हुए ऑर्डनो क्लैन को उस चोट से बुरा लगा और उसने कहा कि उसके लोग हन्हा को खत्म कर देंगे। यंग मैन को बिल्कुल फर्क नहीं पड़ा। उसने कहा कि वे कोशिश करके देख लें, क्योंकि भले ही उसके फादर के पास पैसा हो, इसका मतलब ये नहीं कि वो इतना कूल है। शीकी नाम की एक और क्लासमेट ने इस कॉन्फ्लिक्ट को रोकने का फैसला किया और सभी को चुप रहने के लिए कहा। उस यंग लड़का के पास जाकर शीकी ने यह जानने का फैसला किया कि क्या उसे उस समय स्कूल में उसके साथ डेट न करने का पछतावा है। लेकिन हन्हा को समझ नहीं आया कि उसे क्यों सॉरी फील करना चाहिए, क्योंकि अब उसके सामने एक ऑर्डिनरी गर्ल खड़ी थी और वो कुछ भी खास नहीं थी। हालांकि उसी समय शीकी ने देखा कि मॉय ने अपने बात करने वाले को गले लगाया। ये रियलाइज होने पर कि ये यंग लड़का शायद बिजी है, लड़की ये कहते हुए जाने लगी कि वो बोर हो रही थी। उस लड़की के रिएक्शन को देखकर अजीब हेयर स्टाइल वाले यंग लड़का ने यह जानने का फैसला किया कि वो कहाँ जा रही है। अचानक किसी अजीब यंग मैन ने शीकी को तेजी से धक्का दिया, जैसे उसने जानबूझकर किया हो। लड़की तुरंत इंडिग्नेंटली हुई और पूछा कि क्या वो ब्लाइंड है या स्ट्रेंजर, क्योंकि उसे देखकर चलना सिखाया जाना चाहिए था। उस स्ट्रेंजर को ये रिएक्शन पसंद नहीं आया और उसने सचमुच लड़की का गला पकड़ लिया। इंडिग्नेंट होते हुए उस काउंड्रल ने उस बेचारी लड़की से कहा कि वो अभी जो बोली उसे दोहराए। इसी बीच किसी ने प्रोटैगनिस्ट के मोबाइल फोन पर फोन किया और फोन नंबर अननोन था। क्लब में बहुत शोर था और उसके लिए यह सुनना बहुत मुश्किल था कि वे उससे क्या कहने की कोशिश कर रहे थे। जैसा कि पता चला वो ली अनहू था। उसने ये जानने का फैसला किया कि यंग मैन का बिजनेस कैसा चल रहा है, क्योंकि पूरे 3 दिन बीत चुके थे। डरा हुआ यंग लड़का अपनी प्रॉमिस के बारे में लगभग भूल चुका था और समझ नहीं पा रहा था कि उस ओल्ड मैन को उसका नंबर कहां से मिला।
अजीब फील करते हुए हना बहाने बनाने लगा और कहा कि उसने पहले ही लगभग सब कुछ कर लिया है और चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। उसी समय क्लब में एक फाइट शुरू हो चुकी थी और ओडिनोलस निकी में से एक को एक जोरदार चोट लगी। भयानक पेन महसूस करते हुए वो यंग लड़का फ्लोर पर गिर गया और इंजरी की वजह से सचमुच हिल भी नहीं पा रहा था। वो स्ट्रेंजर शिकी को पकड़कर कहीं ले गया और कहा कि इस वुमेन ने अभी उसे धक्का दिया था और उसे ब्लाइंड कहा था। इस फ्रीक को फिलोंग ने बुलाया था और उसने क्लब के सभी मेहमानों से पूछा कि क्या वो ब्लाइंड है या वो ब्लाइंड है। कंपनी के रिएक्शन को देखकर सभी को लगा कि ऐसे थ्रेटनिंग स्ट्रेंजर का सामना करना ठीक नहीं है। किसी ने भी उस लड़की के लिए खड़े होने का फैसला नहीं किया। हर कोई बस देखता रहा कि वो स्काउंड्रल उसके साथ क्या कर रहा था। फिलोंग हंसने लगा क्योंकि शिकी के दोस्तों में से कोई भी उसके लिए खड़ा नहीं हुआ क्योंकि उसकी राय में वही गलत थी। जैसा कि पता चला उसी समय लियानहू ने प्रोटैगनिस्ट को इन्फॉर्म किया कि वो पहले ही उसके पास आ चुका था। अचानक एक स्ट्रांग मैन ने यंग मैन की तरफ मुड़कर पूछा कि क्या उसे इस बात पर कोई ऑब्जेक्शन है कि कौन सही है। पीछे मुड़कर उस यंग लड़का को ऐसे स्ट्रांग मैन को देखने की उम्मीद नहीं थी। उसे खुद भी स्केर्ड फील हुआ। ये डूड एक ओवरसीज मॉन्स्टर जैसा दिख रहा था जिसकी वजह से हन्हा धीरे धीरे दूर हटने लगा। हालांकि जैसा कि पता चला हीरो ने गलती से उस यंग लड़का को जोर से ओवरसीज मॉन्स्टर कह दिया जिसकी वजह से वो साफ तौर पर एंग्री हो गया। हन्हा को अपनी स्किन की चिंता होने लगी क्योंकि उसका ओपोनेंट उससे कहीं ज्यादा स्ट्रांग था। लड़की को फ्लोर पर फेंकते हुए वो फ्रीक अटैक करने ही वाला था क्योंकि उसे फ्रीक कहा जाना पसंद नहीं आया। अपनी पूरी फिजिकल स्ट्रेंथ का इस्तेमाल करते हुए वो जायंट मैन हन्हा को मारना चाहता था। अपने लेग का इस्तेमाल करके एनिमी ने अपना पहला अटैक किया और फिलहाल यंग मैन बस देख रहा था। लड़कियां भी जो हो रहा था वो देख रही थीं और हन्हा की फेट के लिए डर रही थीं। खुशकिस्मती से हीरो इस तरह के ऑकवर्ड ब्लो से बचने के लिए काफी डेक्स्ट्रस था। वो फ्रीक साफ तौर पर ऐसी चीज की उम्मीद नहीं कर रहा था और जब उसने एनिमी को नहीं देखा तो वो बहुत सरप्राइज था। प्रोटैगनिस्ट ने काफी अनयूजुअल तरीके से डॉज किया, एक हाई जंप का इस्तेमाल करते हुए, और लैंड करने के लिए उसने फ्लोर को नहीं बल्कि अपने ऑफेंडर के सिर को चुना। यंग मैन सचमुच स्काउंड्रल के सिर पर खड़ा हो गया जिससे उसे और भी ज्यादा ह्यूमिलिएट किया। फाइट खत्म होने के बाद हन्हा ने यह भी कहा कि फिलोंग सचमुच एक सी मॉन्स्टर जैसा स्केरी था। फिर भी सिस्टम ने यंग लड़का को नोटिफाई किया कि उसकी स्ट्रेंथ सिर्फ एक ऑर्डिनरी पर्सन से लड़ने के लिए काफी थी। हालांकि इस इवेंट का असर अच्छा हुआ और सारे ऑर्डनो क्लैन तो बस शॉक्ड रह गए। यहां तक कि शिकी भी कुछ बोल नहीं पाई, वो बस हन्हा को देखती रही और बहुत सरप्राइज थी। अचानक ये पता चला कि लियानू जो हो रहा था वो सब देख रहा था और उसने मेन कैरेक्टर की उसके शानदार कुंग फू के लिए तारीफ की। उस एल्डरली मैन ने देखा कि हन्हा सच में एक बहुत काबिल यंग मैन था। उस एल्डर को एक गिफ्ट देते हुए यंग मैन ने कहा कि उसने इस बॉल को जख्म भरने के लिए बहुत समय से बचाकर रखा था, हालांकि उसने इसे अभी अभी खरीदा था। यंग बॉय ने यह भी कहा कि अगर लियानहू को कोई डाउट है तो वो इस बॉल को वापस ले सकता है और फिर से सब कुछ डबल चेक कर सकता है। उस इन्फ्लुएंशियल मैन ने कहा कि इसकी कोई जरूरत नहीं है क्योंकि ये एक बहुत अच्छा काम था कि उसके साथी ने अपना वादा निभाया। अगर वो डाउट्स में घूमता रहेगा तो ये उसकी तरफ से कायरता होगी और दूसरे लोगों के लिए हंसी का पात्र होगा। बिना सोचे समझे उस मास्टर ने तुरंत उस अनयूजुअल रेमेडी को लेने का फैसला किया ताकि वो तुरंत ठीक हो जाए। जादुई एनर्जी उस ओल्ड मैन के शरीर में भर गई जिससे वो खुद को बहुत स्ट्रांग महसूस करने लगा। वो ग्रे हेड मैन सच में इस बात के लिए शुक्रगुजार था कि उसका दोस्त उसके साथ ऑनेस्ट था और उसने उसे धोखा नहीं दिया था, तो अब से उसे चिंगे में कोई भी प्रॉब्लम हो तो वो बस उसे बताए। इसी बीच फिलोंग ठीक हो गया और उसने मेन कैरेक्टर से रिवेंज लेना चाहा जो उसने उसके साथ किया था। वो फ्रीक चिल्लाने लगा कि कोई भी उसे मारने की हिम्मत नहीं करता और बॉस इसे ऐसे ही नहीं छोड़ेगा। यंग बॉय ने तुरंत अपने दोस्त से पूछा कि ये बॉस कौन है, लेकिन लियानू गुस्सा हो गया क्योंकि इस फ्रीक ने उसके दोस्त को धमकाने की हिम्मत की। इसकी वजह से वो यंग मैन रो पड़ा और सचमुच भीख मांगने लगा कि उसे फ्रीक कहने की हिम्मत न करें। फिलोंग को बहुत गुस्सा आया कि उसे हाफ डेड ओल्ड मैन भी बेइज्जत कर रहे हैं। इस बात से वो बहुत परेशान हुआ। उस मास्टर पर अटैक करते हुए वो फ्रीक चिल्लाने लगा कि उसका नाम फिलोंग है और अगर वो आज उन्हें नहीं मारता तो वो मर जाएगा। वो डिटर्मिन्ड ओल्ड मैन उस ब्लो को लेने के लिए तैयार था क्योंकि वो अब बहुत स्ट्रांग था। सिर्फ अपने हाथ से छूकर लियानहू अपने ओपोनेंट को रोक पाया जो पहली नजर में कहीं ज्यादा स्ट्रांग लग रहा था। उस स्ट्रांग मैन की मुट्ठी रेजिस्टेंस की वजह से कांप रही थी, लेकिन फिर भी वो अपने गोल तक नहीं पहुंच पाई। बहुत स्ट्रेस्ड महसूस करते हुए फिलोंग को बस इस बात पर बिलीव नहीं हो रहा था कि क्या हो रहा था क्योंकि उसने पहले कभी ऐसे स्ट्रांग ओल्ड मैन नहीं देखे थे। मुस्कुराते हुए लियानहू ने अपने ओपोनेंट से कहा कि वो अपने बॉस को बता दे कि अगर उसने हन्हा को एक उंगली भी लगाई तो वो ग्रे हेड मैन चुपचाप किनारे पर खड़ा नहीं रहेगा। उसी समय उस फ्रीक को मौत की स्मेल आई और वो डर के मारे तुरंत भागने लगा। इस तरह उस नए साथी ने एक बार फिर मेन कैरेक्टर को थैंक किया और कहा कि वो उसे अब पार्टी से और डिस्ट्रैक्ट नहीं करेगा।
जाने का फैसला करते हुए घाव ठीक करने वाली बॉल सच में बहुत तेजी से काम कर रही थी, और अगर यंग बॉय के पास एक्स्ट्रा इमॉर्टैलिटी पॉइंट्स होते तो वो खुद इसे आजमाने में कोई बुराई नहीं मानता। अचानक कोई यंग बॉय मेन कैरेक्टर की तरफ मुड़ा, उसे अपना ब्रो कहते हुए। ये वही ओडियन था जो कह रहा था कि बेशक उसने पहले हना का मजाक उड़ाया था, लेकिन आज उसने उसे पूरी तरह से जीत लिया था और आज से वे हमेशा के लिए ब्रदर्स हैं। एक क्लासमेट ने एक डायमंड वीआईपी कार्ड भी दिया जो उसके परिवार के स्पा का था, और उसने इसे हन्हा को देने का फैसला किया। इस वीआईपी कार्ड को लेते हुए यंग मैन को एहसास हुआ कि ये ऑर्डनो क्लैन का माफी मांगने का तरीका था और सचमुच जंपिंग करते हुए अपने शूज बदलने का तरीका था। इस कार्ड की वजह से आप किसी भी लड़की को डिनर पर इनवाइट कर सकते हैं और बिना किसी प्रॉब्लम के स्पा आ सकते हैं। उस क्लासमेट ने यंग मैन को एक अलग तरीके से थैंक करने का फैसला किया और उसके गाल पर किस किया। उस क्लासमेट का रिएक्शन तुरंत आया, वो सचमुच शर्म से पत्थर जैसा हो गया। आखिर वो उसे इस तरह से थैंक नहीं कर सकता था। ये सबके लिए एक सरप्राइज था, क्योंकि किसी को उम्मीद नहीं थी कि शिकी हना के लिए इतना पॉजिटिव होगा। कुछ लड़कियां सरप्राइज थीं और बहुत एम्बैरेस थीं, और यंग बॉय तो अपने क्लासमेट से जेलस भी थे। सिर्फ मॉय जो हो रहा था उससे नाखुश थी, और वो शिकी के लिए अपने साथी से बहुत जेलस थी। परेशान होकर मेन कैरेक्टर एक तरफ हट गया और शिकी से पूछा कि उसने ऐसा क्यों किया। शर्माती हुई लड़की ने कहा कि अब से हन्हा उसका मन है और समय आने पर वो उसके लिए जरूर वापस आएगी। यंग मैन सच में इन शब्दों से बहुत एम्बैरेस था और उसे साफ तौर पर ऐसे रिएक्शन की उम्मीद नहीं थी। सिस्टम ने यंग बॉय को बताया कि उसकी सोल सिंफुल है, उसे मिस्टर बजर कहते हुए। उसका सबसे बड़ा अट्रैक्शन स्ट्रेंथ और पावर है। वो जितना स्ट्रांग होगा उतने ही लोग उसके कदमों में गिरेंगे। हालांकि मेन कैरेक्टर सिस्टम की बात नहीं सुनना चाहता था, क्योंकि ये उसे धोखा दे रहा था। ये सेल्फ डेवलपमेंट था, भले ही वो अब बहुत ब्लास्ट कर रहा था। अपने दोस्त को देखते हुए हन्हा ने फैसला किया कि अब बहुत देर हो चुकी थी और ये उनके घर जाने का समय था। शर्मिंदा दोस्त को काफी ऑकवर्ड लगा और उसे समझ नहीं आया कि जो हुआ उस पर कैसे रिएक्ट करे। इसी बीच वही बॉस जो मेन कैरेक्टर के लिए नेगेटिवली डिस्पोज था, उसे पता चला कि उसका दूसरे बॉस के साथ कॉन्फ्लिक्ट हुआ था। उस यंग मैन ने इसे हन्हा से बदला लेने का एक शानदार मौका समझा, क्योंकि अब उसे अपने हाथ गंदे नहीं करने पड़ेंगे। अगले दिन मैंशन में कहानी आगे बढ़ी। अचानक यंग बॉय को पता चला कि कोई चिंगिस सिटी के एयरपोर्ट पर आया था और वो तुरंत तैयार होने लगा। जैसा कि पता चला वो उसकी मदर की दोस्त थी। हन्हा ने मॉय से कहा कि वो आज डिनर पर उसका इंतजार ना करे क्योंकि वो बिजी होगा, लेकिन हन्हा भूल गया कि मॉय को अभी भी काम पर जाना है। पहले मेन कैरेक्टर ने खुद कहा था कि अगर मॉय को कहीं बाहर जाना है तो वो उसके साथ ही जाएगी। आधे घंटे बाद कहानी चिंगू एयरपोर्ट पर आगे बढ़ी। मॉम की दोस्त ने हन्हा को आवाज दी, जिससे उसने उसका ग्रीट किया। उसका नाम आंट शुओ था और वांगिन उसके साथ थी। इस बार आंट ने वांगिन को एक ट्रिप पर ले जाने का फैसला किया, इसलिए उसे मेन कैरेक्टर को परेशान करना पड़ा। हालांकि यंग बॉय को कोई प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि वो और उसकी मदर पुराने दोस्त थे और बेशक वो उनकी मदद करेगा। अपना हाथ बढ़ाते हुए यंग मैन ने सूटकेस लेना चाहा ताकि लड़कियों की लगेज में मदद कर सके। हालांकि वांगिन को ये काम पसंद नहीं आया और उसने कहा कि हन्हा कंट्री स्टाइल में कपड़े पहने हुए है, जो दूसरे लोगों की नजर में उसकी इमेज खराब कर सकती है। लड़की का हाथ पकड़कर आंट शुओ को समझ नहीं आया कि वो हन्हा से ऐसे क्यों बात कर रही थी, क्योंकि वो उसे खास तौर पर उससे मिलने लाई थी, तो उसे अच्छा होना चाहिए था और पहला इंप्रेशन खराब नहीं करना चाहिए था। लड़की ने कहा कि उसे वो बिल्कुल पसंद नहीं है और आमतौर पर उसने उससे कहा कि वो उसके लिए सूटर्स ढूंढना बंद करे। ऐसे बेगर के साथ वो बिल्कुल नहीं रहना चाहती। सभ्य आंट ने बातों को शांत करने की कोशिश की और कहा कि वांगिन का कैरेक्टर ऐसा ही है और हन्हा को इन बातों को दिल पर नहीं लेना चाहिए। अपनी तरफ से सारे स्टेटमेंट सुनने के बाद यंग बॉय खुशी खुशी सहमत हो गया, लेकिन वो समझ गया कि ये वांगिन सच में कैसी थी। इस तरह वे सभी मेन कैरेक्टर के मैंशन के लिए एक टैक्सी में बैठे, क्योंकि आंट और वांगिन को कुछ दिनों के लिए उसके पास रहना था। यंग बॉय ने यह भी कहा कि उसने उनके लिए पहले ही एक रेस्टोरेंट में टेबल बुक कर ली थी और उन्हें दोपहर में वहां ले जाएगा। हालांकि वांगिन नाखुश थी, क्योंकि उसे लगा था कि हन्हा के घर में मेहमानों के लिए जगह नहीं होगी। आखिर उसके और उसकी मदर के पास बहुत सी चीजें हैं, तो बेहतर होगा कि एक होटल रूम बुक कर लिया जाए। आंट अपनी डॉटर के बिहेवियर से साफ तौर पर नाखुश थी और फिर से उससे ज्यादा सभ्य होने की भीख मांगने लगी। उसी समय मेन कैरेक्टर बस यही सोच रहा था कि उसकी मदर लंबे समय से उसे वांगिन के साथ मैच करना चाहती थी और फिर आंट सच में उसे ले आई। उसे ये भी नहीं पता था कि उसके दिमाग में क्या चल रहा था। वैसे भी भले ही वांगिन उसे पसंद न करती हो, फिर भी खोने के लिए ज्यादा कुछ नहीं था। अचानक सिस्टम ने एक नया टास्क दिया कि वांगिन को हन्हा के प्यार में डालना था। मेन कैरेक्टर उसे मना भी करना चाहता था, लेकिन ये इम्पॉसिबल था। सिस्टम ने बस टास्क को पूरा करने की पेशकश की और बोनस के तौर पर उसे स्टोर में नई चीजें दिखाई देंगी। हन्हा ने फिर भी ये पता लगाने का फैसला किया कि वो कैसे समझ पाएगा कि वो उससे प्यार करती है, लेकिन इस बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं थी, क्योंकि उसके सिर के ऊपर एक खास नंबर था। उस लड़की के सिर के ऊपर असल में -20 का नंबर दिखाई दिया। ये सिंपैथी का एक इंडिकेटर था जो सिर्फ यंग बॉय को दिखता है। जब ये 100 पॉइंट तक पहुंच जाएगा तो ये मिशन कंप्लीट हो जाएगा। कुछ समय बाद मेन कैरेक्टर और उसके साथी मैंशन में पहुंच गए। लड़कियों के ग्रुप को ऐसे शानदार हाउस को देखने की उम्मीद नहीं थी, क्योंकि उन्हें लगा था कि यंग बॉय किसी झोपड़ी में रहता था।
आंट ने तुरंत घर देखा और यंग मैन की तारीफ की कि उसने इस साल जो भी खरीदा था जब वे एक दूसरे से नहीं मिले थे। लेकिन लड़की को यह बिलीव नहीं हुआ कि ये उसका मैंशन है और उसने कहा कि वो बस झूठ बोल रहा है क्योंकि इतनी दौलत किसी बेगर के सिर पर नहीं गिर सकती। इस समय सिंपैथी पॉइंट्स और भी कम हो गए। ये तब भी हुआ जब मेन कैरेक्टर ने कुछ नहीं किया। इस तरह मेहमान सोफा पर बैठ गई जबकि यंग मैन उनके लिए पानी लाने वाला था। देखभाल करने वाला यंग मैन पानी के 2 ग्लासेस लाया और आंट ने जगह बनाई ताकि वो अपनी डॉटर के बगल में बैठ सके। हालांकि वो लड़की पूरी तरह से कोल्ड थी, उसके सिंपैथी पॉइंट्स और भी कम हो गए। अचानक वुमन को याद आया कि उसे तुरंत अपने सूटकेस में से कुछ निकालना है। हना को आंख मारते हुए आंटी ने वांगिन से कहा कि वो उसके वापस आने तक यंग बॉय से बात करे। जैसा कि पता चला, ये वुमन की एक चालाकी भरी योजना थी क्योंकि वो सच में चाहती थी कि हना उसकी डॉटर के साथ हो। बातचीत कभी शुरू नहीं हुई क्योंकि दोनों यंग पीपल बस बैठे रहे और चुप रहे क्योंकि वे काफी ऑकवर्ड महसूस कर रहे थे। हर सेकंड के साथ लड़की की तरफ से सिंपैथी खराब होती जा रही थी क्योंकि उनके बीच कोई कम्युनिकेशन नहीं था। इस समय मेन कैरेक्टर को यह भी समझ नहीं आया कि पॉइंट्स की संख्या क्यों घट रही थी, लेकिन सिस्टम ने तुरंत उसे अपना माइंड चेंज करने के लिए कहा। थोड़ा सोचने के बाद हन्हा इस नतीजे पर पहुंचा कि पॉइंट्स वापस पाने के लिए उसे पहले अपने साथी पर एक अच्छा इंप्रेशन बनाना होगा। वांगिन की तरफ मुड़ते हुए यंग मैन बस बेवकूफी भरी मुस्कान देने लगा और थोड़ा शर्मिंदा भी हुआ। नई दोस्त के मुताबिक ये बहुत बेकार था और उसके सिंपैथी पॉइंट्स और भी कम हो गए। इस घिनौने यंग बॉय से दूर होकर लड़की ने सोचा कि वो उसे घूर रहा था और उस पर हंस रहा था। उस समय उसे सच में बिलीव था कि वो उसे कभी पसंद नहीं करेगी। शर्मिंदा और ऑकवर्ड महसूस करते हुए यंग बॉय को अभी भी समझ नहीं आया कि क्या हो रहा था क्योंकि उसने काफी अच्छे से बिहेव किया था। फिर भी मेन कैरेक्टर को याद आया कि उसने पिकअप पर बहुत सारे वीडियोस देखे थे और इस होपलेस सिचुएशन को बचाने का कोई न कोई तरीका जरूर होना चाहिए। अचानक उसे एक आइडिया आया। उसे वही तरीका याद आया जो गर्ल्स के साथ कम्युनिकेट करने में हमेशा उसकी मदद करता है। इनिशिएटिव लेते हुए हन्हा ने लड़की से पूछा कि उसे सबसे ज्यादा क्या पसंद है, कैट्स या डॉग्स। समझ नहीं पा रही थी कि क्या हो रहा है। बात करने वाली ने बस जवाब दिया कि उसे डॉग्स ज्यादा पसंद है। हंसते हुए यंग मैन सचमुच एक कुत्ते की नकल करते हुए भौंकने लगा। ये सच में काफी अजीब था। वांगिन को तो ये भी नहीं पता था कि इस पर कैसे रिएक्ट करे। अचानक वो भी हंसने लगी। उसके सिंपैथी पॉइंट्स 50 यूनिट कम हो गए और अब कुल मिलाकर 100 हो गए थे। उसी सेकंड यंग मैन को एहसास हुआ कि उसका पिकअप मेथड बिल्कुल काम नहीं किया और वो शायद लोनर ही रहेगा। सिस्टम ने यंग बॉय को नोटिफाई भी किया कि ये बिहेवियर रिस्की था और इसे कभी दोहराना नहीं चाहिए। मेन कैरेक्टर बस शॉक्ड था क्योंकि जिस वीडियो को उसने देखा था उसमें ये काम कर गया था, लेकिन सिस्टम को समझ आया कि अगर ये तरीका काम करता तो ये अजीब होता। अपना फोन निकालते हुए यंग बॉय ने कहा कि वो इसे अकेले संभाल नहीं सकता और उसे मदद की जरूरत है। मेन कैरेक्टर ने मिस्टर लियानहू को कॉल करने का फैसला किया और उससे एक छोटा सा फेवर मांगा। इसी बीच कार पहले ही घर पर आ चुकी थी क्योंकि यंग मैन ने एक रेस्टोरेंट में टेबल बुक कर ली थी और वे खाना खाने जा रहे थे। उस जेनरस यंग मैन ने टैक्सी में सवारी करके अपने साथियों को टॉर्चर न करने का फैसला किया, जिसकी वजह से उसने उनके लिए खास ट्रांसपोर्ट तैयार किया था। ये एक बहुत बड़ी लिमोजीन थी और उस तक जाने वाली सड़क पर रोज पेटल्स बिखरे हुए थे। लिमोजीन के साथ एक पर्सनल ड्राइवर भी आया था और खुद ट्रांसपोर्ट में वाइन ग्लासेस थे। सभ्य यंग मैन ने मिस्टर हना और उसकी कंपनी को कार में बैठने के लिए कहा। किसी ने भी यंग मैन से इसकी उम्मीद नहीं की थी और दोनों लड़कियां सच में शॉक्ड थीं। शर्मिंदा वांगिन को उस यंग मैन से सच में इसकी उम्मीद नहीं थी। उसके सिंपैथी पॉइंट्स तुरंत बढ़ गए क्योंकि उसने देखा कि वो साफ तौर पर कोशिश कर रहा था। जैसा कि पता चला, प्रसिद्ध 2002 की वाइन बॉटल में थी जो बर्गंडी वाइन रीजन ऑफ फ्रांस में बनी थी, जो अपनी शानदार वाइन्स के लिए मशहूर है। इस ड्रिंक का टेस्ट सच में बहुत सॉफ्ट था और लॉन्ग आफ्टर टेस्ट था। आंटी को उम्मीद नहीं थी कि यंग मैन वाइन्स के बारे में इतना जानता है, जिससे हना थोड़ा शर्मिंदा भी हुआ। हालांकि लड़की अभी भी जो हो रहा था उस पर स्केप्टिकल थी और सोच रही थी कि हन्ना का दिखावा और कितना होगा। स्मार्ट यंग मैन ने सोचा कि विमेन एक बात कहती हैं और सोचती कुछ और हैं। उसने ये फ्रेज आधे दिन तक बेकार में याद नहीं किया था। इस तरह कुछ मिनटों के बाद वे एक महंगे रेस्टोरेंट पहुंचे और लड़की की सिंपैथी फिर से बढ़ गई। हालांकि मेन कैरेक्टर एक हिलबिली जैसा कपड़े पहना हुआ था, फिर भी वो अपनी गर्लफ्रेंड्स को एक शिक रेस्टोरेंट में लाया। एंट्रेंस पर एक कलेक्टर था जिसने तुरंत जेंटलमैन से अपनी क्लाइंट कार्ड दिखाने के लिए कहा। तभी हना को याद आया कि शावे ने उसे अपना कार्ड दिया था, जिसकी वजह से उसने यहाँ आने का फैसला किया था। अचानक अपनी पॉकेट में ढूंढते हुए मेन कैरेक्टर को एहसास हुआ कि वो अपना कस्टमर कार्ड भूल गया था। इस सिचुएशन ने वांगिन को हंसा दिया। उसे समझ नहीं आया कि ये यंग मैन अभी भी कॉमेडी क्यों कर रहा था और एक रिच मैन होने का ढोंग क्यों कर रहा था। ऑकवर्ड महसूस करते हुए यंग मैन ने सिचुएशन से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढना शुरू किया और पूछा कि क्या उन्हें अंदर जाने दिया जा सकता है, जबकि उसका ड्राइवर कार्ड लाने जाता। हालांकि रेस्टोरेंट में एंट्री सिर्फ क्लाइंट कार्ड्स के साथ थी और उन्हें बिना कार्ड के अंदर नहीं जाने दिया जा सकता था। फिर भी हना सच में यहाँ लंच करना चाहता था, इसलिए उसने एक कार्ड परचेज करने का फैसला किया। हालांकि कार्ड सिर्फ इन्विटेशन पर ही दिए जाते थे। कर्मचारी ने यह भी बताया कि पास में एक शॉपिंग सेंटर था जहां प्राइसेस और क्वालिटी बहुत अच्छी थी और सुझाव दिया कि शायद एक फूड कोर्ट हना के लिए ज्यादा सूटेबल होगा। ये सुनकर यंग मैन एकदम सन्न रह गया।
वो चिल्लाया कि उसे कम नहीं समझना चाहिए और बॉस को बुलाने का ऑर्डर दिया क्योंकि वे एक दूसरे को जानते थे। हालांकि उस आदमी को कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने कहा कि यहाँ बहुत से गरीब लोग आते हैं और हन्हा से जाने के लिए कहा क्योंकि उसके पास उसके लिए समय नहीं था। आंट ने यंग बॉय को शांत करना शुरू किया और कहा कि उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं चाहिए और उन्हें दूसरे रेस्टोरेंट में जाना चाहिए। हालांकि मेन कैरेक्टर इसे ऐसे ही नहीं छोड़ने वाला था। क्लर्क ने तुरंत सोचा कि यंग मैन झगड़ा करेगा और तुरंत सिक्योरिटी को बुलाने जा रहा था। कई गार्ड्स तुरंत सिचुएशन को शांत करने के लिए आए। यंग बॉय ने तुरंत लड़कियों को बचाना शुरू किया और इस वजह से वांगिन की सिंपैथी और भी ज्यादा बढ़ गई। बिना कस्टमर कार्ड के मेहमानों की तरफ उंगली दिखाते हुए मैनेजर ने सिक्योरिटी गार्ड्स को उन्हें बाहर फेंकने का ऑर्डर दिया। आसपास देखते हुए उस यंग मैन ने पास में एक आवारा कुत्ता भी देखा और सोचा कि कोई स्काउंड्रल उसे फिर से यहाँ लाया था। अपना पैर उठाते हुए उस बास्टर्ड ने उस गरीब कुत्ते को मारने का चाहा और उसे जाने के लिए चिल्लाया। ये नजारा कमजोर दिल वालों के लिए नहीं था। वांगिन तुरंत उस गरीब जानवर के लिए परेशान होने लगी क्योंकि उसे डॉग्स बहुत पसंद थे। मेन कैरेक्टर को तुरंत याद आया कि लड़की को डॉग्स बहुत पसंद थे और वो पहले से ही जानता था कि इसका एंड कैसे होगा। रेस्टोरेंट वर्कर को रोकने के लिए यंग मैन ने उसे पूरी ताकत से लात मारी ताकि कुत्ता सेफ रहे। मुस्कुराते हुए हन्हा ने कहा कि ऐसे प्यारे पपी के साथ ज्यादा जेंटल होना जरूरी है। लड़की की सिंपैथी और भी ज्यादा बढ़ गई और अब वो 81 पर थी। कुछ समय बाद गार्ड्स को भी परेशानी हुई क्योंकि उन्होंने हन्हा को रेस्टोरेंट में घुसने से रोका था। इस तरह स्मार्ट यंग बॉय ने न केवल लड़की का दिल लगभग जीत लिया बल्कि एक प्यारे से छोटे जानवर को भी बचाया। अचानक कोई चिल्लाने लगा। मैंने पूछा कौन यहाँ रहकर थक गया था जो उसने हंगामा करने का फैसला किया। पीछे मुड़कर यंग मैन तुरंत समझना चाहता था कि वो कौन था, ये सोचते हुए कि वो बॉस था। जैसा कि पता चला ये एक पुराना क्लासमेट था जिसने हन्हा को अपने पास आने और एक कप टी पीने के लिए इन्वाइट करने का फैसला किया था। अपने क्लासमेट को देखते हुए यंग बॉय ने तुरंत बताया कि उसने रेस्टोरेंट में आकर खाने का फैसला किया था, लेकिन ऐसा लगता है कि उसके लोग इस तरह के विजिट से खुश नहीं थे। स्टाफ को एड्रेस करते हुए बॉस अपने ब्रदर्स को सबसे अच्छा वीआईपी रूम तैयार करने के लिए चिल्लाने लगा। पास आते हुए उसने जो कुछ हो रहा था उसके लिए माफी मांगी और हन्हा से कहा कि वो अपने घर जैसा महसूस करे। उस दयालु यंग मैन ने कुत्ते को अपने क्लासमेट को अपब्रिंगिंग के लिए देने का भी फैसला किया क्योंकि वो किसी भी चीज के लिए ब्लेम करने लायक नहीं थी, लेकिन उसकी इररिस्पॉन्सिबल ओनर को ब्लेम करना चाहिए था। इस प्यारे जानवर को देखते हुए यंग बॉय भी नहीं जानता था कि इसके साथ क्या किया जाए, लेकिन फिर भी उसने ऐसा गिफ्ट लेने से मना नहीं किया। ये सिचुएशन वांगिन को फनी लगी जिससे वो मीठी हंसी हंसी और उसकी सिंपैथी और भी ज्यादा बढ़ गई। भले ही उन्हें ये सब ट्रबल से गुजरना पड़ा, रेस्टोरेंट में एटमॉस्फेयर सच में अच्छा था। शर्माते हुए लड़की ने यह भी माना कि एटमॉस्फेयर सच में कूल था, जिसके बाद उन्होंने साथ में कुछ पीने का प्लान बनाया। अब वेंगिंग की नजरों में हन्हा पहले से ही काफी हैंडसम यंग मैन और काफी स्ट्रांग और पावरफुल यंग बॉय बन चुका था। शर्म और एम्बैरेसमेंट महसूस करते हुए यंग लेडी ये सोच भी नहीं सकती थी कि ये कैसे संभव था, क्योंकि उसे लगा कि वो इस यंग बॉय के प्यार में पड़ गई थी। सिस्टम ने मेन कैरेक्टर को नोटिफाई किया कि टास्क कंप्लीट करने के लिए सिर्फ एक सिंपैथी पॉइंट बाकी था, लेकिन उसका फोन बज उठा। ये सोचते हुए कि ये कोई अर्जेंट कॉल था, यंग मैन ने तुरंत आंसर करने का फैसला किया। वीडियो कॉल पर उसने जो देखा उससे वो शॉक हो गया क्योंकि ये सच में अनएक्सपेक्टेड था। जैसा कि पता चला उसे वीडियो कॉल के जरिए मॉय को दिखाया गया था। वो बंधी हुई थी और मुंह पर पट्टी होने की वजह से बोल नहीं पा रही थी। किडनैपर्स ने एक मैसेज भी भेजा कि 30 मिनट के अंदर बिग ड्रैगन्स बे में हैंगर 15 पर आ जाए, नहीं तो लड़की मर जाएगी। टेबल से उठते हुए मेन कैरेक्टर ने कहा कि उसे कुछ बिजनेस है और उसे कुछ देर के लिए बाहर जाना होगा। डॉटर और उसकी मदर समझ नहीं पाए कि हन्हा कहाँ जा रहा था। उसका बिहेवियर नाटकीय रूप से बदल गया और वो सचमुच कहीं गायब हो गया। वो लाल बालों वाली लड़की समझ नहीं पाई कि क्या हो रहा था और वो सच में नहीं चाहती थी कि उसका लवर चला जाए। कुछ समय बाद लार्ज ड्रैगन्स बे के हैंगर में कहानी आगे बढ़ी। यंग बॉय पहले ही हैंगर के एंट्रेंस के पास था और बेस्ट की उम्मीद कर रहा था, जबकि वर्स्ट की उम्मीद भी कर रहा था। बिल्डिंग में घुसते हुए उसने सिचुएशन का पता लगाने के लिए चारों ओर देखना शुरू किया। उसी सेकंड उसने देखा कि उसकी गर्लफ्रेंड सच में इस बिल्डिंग में थी। लड़की के लिए उसके दोस्त का यहाँ आना सरप्राइज था। उसने तुरंत अपनी आंखें खोली और कुछ कहना चाहती थी, लेकिन बोल नहीं पाई। मेन कैरेक्टर तुरंत उसे बचाने के लिए दौड़ने लगा और ये पता लगाने के लिए उसे खोलना चाहता था कि क्या हुआ था। हालांकि मॉय खतरे का सिग्नल देने के लिए अपनी पूरी ताकत से सिर हिलाने लगी। सिस्टम ने हन्हा को यह भी नोटिफाई किया कि उसके पीछे कोई था और उसे सावधान रहने की जरूरत थी। जैसा कि पता चला सच में उसके पीछे एक आदमी नाइफ के साथ था, जिसने तुरंत यंग बॉय पर अटैक किया। अपने ओपोनेंट को एरोगेंटली देखते हुए यंग मैन ने सोचा कि उस हाफ बेक ने फिर से उस पर अटैक किया था। सच में ऐसा ही था। अटैकर वही फ्रीक निकला और अब वो आर्म्ड था। उस बास्टर्ड ने अपना नाइफ निकाला और उसे चाटने लगा, जिससे ये दिखा रहा था कि वो कितना डेंजरस था। हालांकि यंग बॉय को फिर भी समझ आया कि ऐसा ओपोनेंट उसे शायद ही नुकसान पहुंचा सकता था, लेकिन अटैकर काफी सेल्फ कॉन्फिडेंट था। उसी सेकंड उसने लड़की की तरफ रन करना शुरू कर दिया ताकि उस पर नाइफ से अटैक कर सके, जिससे हन्हा का हौसला टूट जाए। गुस्सा महसूस करते हुए मेन कैरेक्टर ने पहले ही अटैक करने के लिए आगे की प्लान के बारे में सोचना शुरू कर दिया था। अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ और डेक्सटेरिटी की वजह से यंग मैन स्काउंड्रल के अटैक को आसानी से रोक पाया, जिससे अपनी गर्लफ्रेंड की रक्षा हुई।
भले ही इस तरह से नाइफ को पकड़ना काफी दर्दनाक था, लेकिन काउंटर अटैक सक्सेसफुली किया गया। अचानक हना फ्लोर पर गिरने लगा और उसे लगा कि इस नाइफ में कुछ गड़बड़ थी। ये पता चला कि इस नाइफ को डिस्ट्रॉयर ऑफ इमॉर्टल्स कहा जाता था। यह खास तौर पर मेन कैरेक्टर जैसे लोगों के लिए बनाया गया था। इस ऑब्जेक्ट को देखते हुए उसे एहसास हुआ कि इस चीज ने उसकी सारी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ और एनर्जी को सोख लिया था। तभी सिस्टम ने यंग बॉय को एडवाइस दी कि वो जल्दी से केओस टेक्निक का इस्तेमाल करे। केओस टेक्निक की वजह से एनर्जी अब नहीं लीक हो रही थी। उसने सोचा कि ये टेक्निक मदद करेगी। हालांकि सिस्टम ने उसे चेतावनी देने का फैसला किया कि अगर उसने अपनी ट्रेनिंग में लापरवाही नहीं की होती तो ये खिलौना उसे किसी भी तरह से नुकसान नहीं पहुंचा सकता था। लेकिन ये नाइफ सच में बुरा नहीं था, जिसकी वजह से इसे किसी तरह से लेना पड़ा। फ्लोर पर गिरने के बाद यंग मैन दर्द से तड़पने लगा, ऐसा दिखावा कर रहा था कि वो बहुत बीमार था। दुश्मन उस यंग बॉय को देखता रहा जो फ्लोर पर लेटा हुआ था, और उसे इस बात पर गर्व था कि उसने इमॉर्टल को लगभग हरा दिया था। दर्द का दिखावा करते हुए हन्हा ने समय पाने के लिए सब कुछ किया, यहाँ तक कि उसकी दोस्त को भी बिलीव हुआ कि यंग बॉय को सच में बहुत दर्द हो रहा था और वो उसके लिए परेशान होने लगी। वो स्काउंड्रल उस लड़की के पास जाने लगा और उसे बताया कि जल्द ही नाइफ की वजह से सारी एनर्जी हना से निकल जाएगी और फिर वो उसे खत्म कर देगा। उस ब्यूटी के चेहरे को छूते हुए वो फ्रीक ये भी सोचने लगा कि उसके साथ क्या किया जाए। उसके पास सच में बहुत सारे ऑप्शंस थे। अचानक यंग मैन चुपके से ऑफेंडर के पास आया और ये जानने का फैसला किया कि वो वहां किसे टॉर्चर करने जा रहा था। पीछे मुड़ते हुए उस ढीठ यंग मैन को समझ नहीं आया कि ये कैसे संभव था। फिर उसने देखा कि उसका नाइफ कहीं खो गया था। परेशान महसूस करते हुए वो आदमी भीख मांगने लगा कि उसे नाइफ वापस दे दिया जाए, क्योंकि ये उसके बॉस का सबसे पसंदीदा हथियार था। ऐसी चीजें चोरी नहीं करनी चाहिए। फिर भी मेन कैरेक्टर को बिल्कुल फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि फ्रीक को वही मिलेगा जो उसके बॉस से नाइफ चोरी करने के लिए उसे मिलना चाहिए था। डर से पसीना बहाते हुए दुश्मन ने कॉन्फ्लिक्ट का एक सोल्यूशन दिया कि वो नाइफ ले लेगा और वे पिछली सारी शिकायतों को भूल जाएंगे। अपने ओपोनेंट को सुनने के बाद यंग मैन इस नतीजे पर पहुंचा कि कॉन्फ्लिक्ट का ये सोल्यूशन उसे सूट नहीं करता था। थोड़ी देर बाद उसने अपने पैर का इस्तेमाल करते हुए फ्रीक के चेहरे पर पूरी ताकत से लात मारी, जिससे वो बेकाम हो गया। खुशकिस्मती से दोस्त को सफलतापूर्वक बचा लिया गया था। उसने अपने साथी को गले लगाया और कहा कि उसे सच में डर था कि हना मर जाएगा। मॉय के सिर पर हाथ फेरते हुए हना ने उसे शांत करना शुरू किया, क्योंकि अब डरने की कोई बात नहीं थी और वे इस हैंगर से जाने वाले थे। शर्माती हुई लड़की अपने साथी के लिए बहुत शुक्रगुजार थी और अब वो उससे और भी ज्यादा सिंपैथाइज करती थी। इसी बीच वो फ्रीक फ्लोर पर लेटा हुआ था, सचमुच फ्लोर में धंसा हुआ था और फिर भी उसे नाइफ देने की भीख मांग रहा था। कुछ समय बाद मॉय अपने साथी को थैंक करती रही। हालांकि उसने अपने दोस्त से माफी भी मांगी, क्योंकि उसे ऐसा नहीं होने देना चाहिए था, और उससे कहा कि वो उससे एक कदम भी दूर न जाए। रेस्टोरेंट में पहुंचकर वोंगिन ने तुरंत अपने लवर को किसी लड़की के साथ देखा और ये जानने का फैसला किया कि क्या हुआ था। नाखुश महसूस करते हुए यंग लेडी फिर भी ये जानना चाहती थी कि क्या हुआ था, और उसने एक्सप्लेनेशन मांगी। ये सारी सिचुएशन सच में आउट ऑफ कंट्रोल थी। हन्हा उस लड़की के बारे में भूल गया था और वो मॉय के साथ था। सिंपैथी तेजी से कम होने लगी। यंग मैन को लगा कि वो ये मिशन जरूर फेल हो जाएगा। मेन कैरेक्टर को जो हो रहा था उसकी चिंता होने लगी, क्योंकि उसने बहुत लंबे समय से सिंपैथी पॉइंट्स जमा किए थे और अब वे तेजी से कम होने लगे थे। हालांकि जैसा कि पता चला, पॉइंट्स की संख्या 100 तक पहुंच गई, जिसकी वजह से मिशन सफलतापूर्वक कंप्लीट हो गया। गहरी सांस लेते हुए उस प्यार में पड़ी लड़की ने ये जानने का फैसला किया कि हना कहाँ भाग रहा था। सिस्टम ने सुझाव दिया कि यह शायद प्यार था। भले ही वो विमेन के बारे में ज्यादा नहीं जानता था, लेकिन बाद में हना से कहा कि वो इस पूरी सिचुएशन को खुद सुलझाए। सिचुएशन सच में काफी कॉम्प्लिकेटेड थी, क्योंकि अब वैंगिन और मॉय दोनों को सब कुछ समझाना था। उस सीधे साधे यंग बॉय ने कहा कि ये बस उसकी 2 गर्लफ्रेंड्स थीं और एक मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी। तो दोस्तों, वीडियो यहीं पर एंड होता है। इस बार का टारगेट है 1K लाइक। अगर आप टारगेट पूरा कर दोगे तो तभी इसका नेक्स्ट पार्ट आएगा, और मैं इस वीडियो के कमेंट्स में से फिर से 2 लोगों को पिक करूंगा। तो अच्छे से कमेंट करना, चाहे शायरी हो या कोई अच्छी लाइन। जिनको चुनूंगा उनका नाम अगले वीडियो में जरूर लूंगा। और हाँ, ये भी लिखना मत भूलना कि वीडियो आपको कैसा लगा, साथ ही 10 में से कितनी रेटिंग दोगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।